Hi friends, you are most welcome in this part of series of practice sessions. Friends, आपके अपकमिंग अटेम्प्ट के लिए मैंने रिवीजन सेशंस की सीरीज के साथ में ये प्रैक्टिस सेशंस की सीरीज जो आपके लिए स्टार्ट कर रखी है। हमने अभी तक वेरियस टॉपिक्स के रिलेशन में माय डियर फ्रेंड्स जो सर्टेन क्वेश्चंस हैं उनकी जो प्रैक्टिस है वो इस सीरीज के दौरान की, और आज हमारा जो एजेंडा है उसमें हम कैपिटल गेन से रिलेटेड जो वेरियस क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आइए अपने डिस्कशन को शुरू करते हैं। कैपिटल गेन से रिलेटेड जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके सामने रखना स्टार्ट करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, रेगुलर बैच में तो हम कई सारे जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कर पाते हैं। जैसे मैंने पीजीबीपी में आपको फ्रेंड्स अप्रोक्सीमेटली 34 जो क्वेश्चंस थे, 22 सेक्शन स्पेसिफिक और जो 14 क्वेश्चंस हैं वो आपको 12 जो क्वेश्चंस है वो मैंने कॉम्प्रहेंसिव जो क्वेश्चंस हैं वो आपको प्रैक्टिस सेशन की सीरीज के दौरान आपके साथ डिस्कस किए। वहीं रेगुलर बैच में हम मोर देन 75 जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कर पाते हैं, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश है कि मैं प्रैक्टिस सेशंस की सीरीज में जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं वो आपके साथ में डिस्कस कर लूं। और आइए कैपिटल गेन्स में भी मैं आपके साथ में जो 16 क्वेश्चंस हैं वो इस सेशन में आगे डिस्कस करने वाला हूं। तो शुरुआत करते हैं मई 2018 के क्वेश्चन से। फ्रेंड्स, आप देखेंगे क्या यहां पर गिवन है, एक्स लिमिटेड इज अ कंपनी इन विच द होल ऑफ इट्स शेयर कैपिटल was held by Y लिमिटेड। तो मैं बोल सकता हूं Y लिमिटेड यहां पर होल्डिंग कंपनी हो गई, और ये जो X लिमिटेड है ये इनकी 100% सब्सिडरी कंपनी हमें नजर आ रही है। बोथ X लिमिटेड एंड Y लिमिटेड आर इंडियन कंपनीज। X लिमिटेड हैड मेड इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ ABC लिमिटेड इन 1979 फॉर ₹3 lakhs which it sold to Y लिमिटेड on 1st April 2014 for a consideration of 30 lakhs। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो यहां आप ये कंसीडरेशन में ले लीजिए कि जहां पर एक्स लिमिटेड ने अगर किसी एबीसी लिमिटेड के अपने शेयर्स को अगर वाई लिमिटेड को ट्रांसफर किया है, तो मतलब 100% सब्सिडी के द्वारा अगर अपनी होल्डिंग कंपनी को अगर ट्रांसफर किया जा रहा है, तो याद कीजिए सेक्शन 47 क्लॉज 5 में ये जो ट्रांजैक्शन है ये ट्रांसफर ही नहीं माना जाएगा। रिवीजन सेशन में आपको रिफ्रेश कराया था, मींस इस स्टेज पर इस ट्रांजैक्शन पर कोई कैप गेन टैक्स लेबिएबल नहीं बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि प्रीवियस ईयर 14-15 में इस सेल पर कोई कैप गेन टैक्स एक्स लिमिटेड के हैंड्स में नहीं अराइज होगा। अच्छा, अब आगे मूव करते हैं। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ दीज शेयर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड एज ऑन 1 अप्रैल 2001 इज ₹20 lakhs। तो फ्रेंड्स, ये जो शेयर्स हैं ये 1 अप्रैल 2001 से पहले एक्वायर किए गए हैं। तो याद कीजिए सेक्शन 55 के ऐसे केस में 1 अप्रैल 2001 की जो एफएमबी है वो एज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एडॉप्ट की जा सकती है। तो ये बन जाएगी क्या, डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अससी या प्रीवियस ओनर जिसकी भी कॉस्ट अडॉप्ट की जानी है, अगर उन्होंने वो असेट 1 अप्रैल 2001 से पहले एक्वायर कर रखी है, तो अससी के पास में 1 अप्रैल 2001 की जो एफएमबी है वो एज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अडॉप्ट करने का ऑप्शन रहता है। तो सेक्शन 55 से यहां अब जो ये ट्रांसफरी है दैट इज ए होल्डिंग कंपनी वाई लिमिटेड, ये 20 lakhs को एज कॉस्ट अडॉप्ट कर सकेंगी। देन वाई लिमिटेड डिसइन्वेस्टेड 5% of shares held by it in X Limited in January 23 by sale to public. It sold the shares in ABC Limited in March 23, acquired by it from X Limited for the sum of ₹70 lakhs. Discuss the issue with relevant provisions and tax effect of these transactions in the hands of X Limited and Y Limited in the relevant assessment years. The cost inflation index value for the financial year 22-23 is ₹331. तो is 331। तो my dear friends, अब यहां पर सबसे पहले तो हम
हम ये कहेंगे कि भाई प्रीवियस ईयर 14-15 में तो कोई कैपिटल टैक्स नहीं आया, लेकिन ये क्या हुआ, अरे इस होल्डिंग कंपनी ने जो सब्सिडरी कंपनी है उसके 5% जो शेयर्स है वो बेच दिए, तो अब तो वो सब्सिडरी उनकी 100% सब्सिडरी नहीं रह गई, तो फिर तो जो ये अर्लियर एग्जेम्प्टेड कैपिटल गेन है वो टैक्स हो जाना चाहिए। देन आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स वो जो सेक्शन 47A है जो अर्लियर एग्जेम्प्टेड कैपिटल गेन के टैक्सेशन की बात करता है, वो क्या कहता है कि ईयर ऑफ ट्रांसफर से 8 ईयर्स के अंदर, इनफैक्ट जो डेट ऑफ ट्रांसफर रहा है, जब ट्रांसफर किया गया था उस ट्रांसफर से 8 ईयर्स के अंदर जो सब्सिडी है वो 100% सब्सिडी आपकी बरकरार रहनी चाहिए। अगर वो सब्सिडी 100% सब्सिडी अगर आपकी नहीं है तो फिर उस केस में आपका जो बेनिफिट है वो विड्रॉ किया जाएगा। लेकिन आप देख रहे हैं यहां 1 अप्रैल 2014 से जो 8 ईयर्स है वो तो 31 मार्च 2022 को एक्सपायर हो चुके हैं, और इन्होंने तो यहां जनवरी 23 में जो 5% शेयर्स हैं उनको बेचा है। तो मतलब जनवरी 23 दैट इज आफ्टर 8 ईयर्स जो सब्सिडी है वो 100% सब्सिडी होना बंद हुई है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या बोलेंगे कि इस डिसइन्वेस्टमेंट से नो इंपैक्ट ऑन अर्लियर एग्जेम्पशन। तो जो अर्लियर एग्जेम्पशन है उस पर कहीं कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये विद इन 8 ईयर्स वायलेशन नहीं हुआ है। उसके बाद अगर वो सब्सिडी 100% सब्सिडी होना बंद भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स आप मेनली ज्यादातर स्टूडेंट्स जो गलती करते हैं कि अरे वो सब्सिडी 100% सब्सिडी होना बंद हो गई तो एग्जामिशन विथड्रॉ कर लो, लेकिन नहीं, एक्चुअली जो ट्रांसफर की डेट थी 1 अप्रैल 2014 की, उससे जो 8 इयर्स का पीरियड है वो एक्सपायर हो चुका है 31 मार्च 2022 को, और यहां जो डिसइन्वेस्टमेंट है वो सबसे 100% सब्सिडी होना बंद हुई है वो जनवरी 23 में हुई है। इसीलिए यहां इस केस में जो अर्लियर एग्जेम्प्टेड कैपिटल गेन है वो वापस से टैक्स के लिए चार्जेबल नहीं किया जाएगा। राइट माय डियर फ्रेंड्स। और हां, कब वास्तव में कैपिटल गेन की टैक्सेबिलिटी अराइज होगी वो देखिए, जब अब एक्स लिमिटेड से एक्वायर किए गए शेयर्स वाई लिमिटेड ने जब बेचे, तब हम वाई लिमिटेड के लिए जो कैपिटल गेन की कंप्यूटेशन एंड टैक्सेशन है वो करेंगे। तो उनके लिए हम सेल्स कंसीडरेशन लेंगे, कितना मिला है उन्हें 70 लाख का, और इसमें से हम इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कर देंगे। माय डियर फ्रेंड्स, क्या करने वाले हैं आप इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए? जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो रखो, दैट इज 20 लैक्स, ईयर ऑफ ट्रांसफर के CII से मल्टीप्लाई करो, और ईयर ऑफ एक्विजिशन का जो CII है वो हम लेंगे। लेकिन जब हम कॉस्ट प्रीवियस ओनर के बेस पर ले रहे हैं तो पीरियड ऑफ होल्डिंग भी जब हम प्रीवियस ओनर के बेस पर ले रहे हैं, क्योंकि याद है सेक्शन 2 क्लॉज 42A, हाँ, यहां पर जो इंडेक्सेशन है वो भी प्रीवियस ओनर के एक्विजिशन के डेट से अलाउड होना बनता है। मंजुला जे शाह का बॉम्बे हाईकोर्ट का केस याद कीजिए। सिंस यहां पर जो कॉस्ट है वो प्रीवियस ओनर के बेस पर ली जा रही है, राइट, हम सब्जेक्ट टू FMB ऑफ 1 अप्रैल 2001 जो कॉस्ट है वो प्रीवियस ओनर के बेस पर ले रहे हैं। पीरियड ऑफ होल्डिंग में भी प्रीवियस ओनर का पीरियड ऑफ होल्डिंग इंक्लूड किया जाएगा। तो इंडेक्सेशन भला असस्सी के बेस पर केवल क्यों, जो इंडेक्सेशन है वो भी कॉस्ट जब से ली जा रही है तब से अलाउ हो पाएगा। तो यहां 1 अप्रैल 2001 की FMB को एज कॉस्ट लिया जा रहा है, तो 2001-2 जो बेस ईयर है जिसका CII तो आपको मेमोराइज भी करना है, सिंपल है, बड़ा 100, आप वो यहां पर कंसीडरेशन में बस लेकर चलेंगे। तो जो रिजल्ट है वो यहां पर 66.2 लैक्स निकल कर आएगा। तो हम कह सकते हैं कि वाई लिमिटेड के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहां 3.8 लाख रुपीस कहलाएगी। राइट फ्रेंड्स, 3.8 लाख रुपीस हम कह सकते हैं कि यहां वाई लिमिटेड के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ट्रीट किया जाएगा। तो पहले तो आपने बस यही कंसीडरेशन में लेना है कि ओरिजिनल ट्रांसफर जो 100% सब्सिडी से होल्डिंग को हुआ था वो ट्रांजैक्शन ट्रांसफर में नहीं आया था, इसलिए उस टाइम पर कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं अट्रैक्ट हो पाया था। फिर डिसइन्वेस्टमेंट भी अगर 8 ईयर्स के बाद किया तो इसका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि 8 साल का टाइम पहले ही निकल चुका है। और वाई लिमिटेड ने जब फाइनली शेयर्स बेचे
तब उस टाइम पर हम कैप गेन की जो कंप्यूटेशन है वो बस करेंगे। और आपको ये तो पता ही है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 20% टैक्स, 4% सेस। अब आप 20 का 4% निकालोगे तो 0.8 ही आएगा ना। तो 20.8% से जो इस एलटीसीजी पर टैक्स है वो यहां पर वाई लिमिटेड के लिए माय डियर फ्रेंड्स ये यहां कहलाएगा। और हम ये मान रहे हैं कि ये जो शेयर्स है ये लिस्टेड शेयर्स नहीं है, क्योंकि अगर ये लिस्टेड शेयर्स होते तो शायद एसटीटी की डिटेल हमें देखने को मिलती और फिर उस केस में हम 112 से 1 लाख की एग्जामिशन के बाद 10% का टैक्स रेट लगा रहे होते। लेकिन यहां लिस्टेड और एसटीटी की कोई डिटेल ना होने की वजह से हमने ये प्रिज्यूम कर लिया कि ये शेयर्स लिस्टेड नहीं रहे हैं। ओके तो होल्डिंग सब्सी पर बेस्ड, या मैं यूं कहूं होल्डिंग सब्सी के ट्रांजैक्शन पर बेस्ड जो एक अच्छा क्वेश्चन मई 2018 में हमें देखने को मिला था वो हमने यहां पर डिस्कस कर लिया। और आइए अब डीमर्जर से रिलेटेड जो एक अच्छा क्वेश्चन हमें नवंबर 2015 में दिया गया मैं वो आपके साथ डिस्कस कर लूं। देखिए क्या इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने आपको कहा, एसएस प्राइवेट लिमिटेड अ डोमेस्टिक इंडियन कंपनी हैविंग टू अंडरटेकिंग्स एंगेज्ड इन manufacture of cement and steel decided to hive off cement division to RB Private Limited, a domestic Indian company, by way of demerger. The net book value of assets of SS Private Limited before demerger was 40 crores. The net book value of assets transferred to RB Private Limited was 10 crores. तो हम कह सकते हैं कि डीमर्जर से जस्ट पहले जो इनकी नेटवर्थ या जो भी इनकी टोटल नेट असेट्स रही है वो हमें 40 करोड़ गिवन है और डीमर्जर में उसमें से कितनी चली गई है, 10 करोड़ की जा चुकी हैं। ओके द डीमर्जर वाज मेड इन जनवरी 23। इन द स्कीम ऑफ डीमर्जर इट वाज फिक्स्ड दैट फॉर ईच इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each fully paid up of SS Private Limited, 2 equity shares of ₹10 each fully paid up were to be issued. Now one Mr. NK held 25,000 equity shares in SS Private Limited which acquired in the financial year 2001-2 for ₹6 lakhs. Mr. NK received 50,000 equity shares from RB Private Limited consequent to demerger in January 23। तो वो तो पक्का है जब SS Private Limited के एक शेयर के लिए RB Private Limited 2 शेयर्स दे रही हैं और NK के पास में 25,000 शेयर्स अगर SS के रहे हैं तो पक्का उन्हें 50,000 शेयर्स आरबी प्राइवेट लिमिटेड के मिलेंगे, तो वो मिल गए। नाउ ही सोल्ड ऑल द शेयर्स ऑफ आरबी प्राइवेट लिमिटेड फॉर ₹8 lakhs इन मार्च 23। इन दिस बैकग्राउंड यू आर रिक्वेस्टेड टू आंसर द फॉलोइंग। सबसे पहले, डज द ट्रांजैक्शन ऑफ डीमर्जर अट्रैक्ट एनी इनकम टैक्स लायबिलिटी इन द हैंड्स ऑफ एसएस प्राइवेट लिमिटेड आरबी प्राइवेट लिमिटेड? द आंसर इज नो, क्योंकि याद करो सेक्शन 47 में जहां सर्टेन ट्रांजैक्शन ट्रांसफर नहीं माने जाते हैं वहां क्लॉज 6B में डीमर्जर को एग्जेम्प्ट किया गया है, राइट ना फ्रेंड्स। इसीलिए डीमर्जर पर कोई इनकम टैक्स लायबिलिटी या ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी कंपनी के हैंड्स में राइज नहीं होगी। देन स्टेट द कंडीशंस इन ब्रीफ व्हिच आर टू बी सेटिस्फाइड अंडर द एक्ट फॉर अ डीमर्जर। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये नॉलेज होनी चाहिए, डीमर्जर को सेक्शन 2 क्लॉज 19AA में डिफाइन किया गया है और वहां पर सर्टेन कंडीशंस बताई गई हैं। किस तरह की कंडीशन है, याद कीजिए कि जो भी डीमर्जर में अंडरटेकिंग ट्रांसफर की जा रही है उससे रिलेटेड जो भी ऑल असेट्स एंड लायबिलिटीज है डीमर्जर से जस्ट पहले की, वो डीमर्जर के बाद में रिजल्टिंग कंपनी की असेट्स एंड लायबिलिटीज बन जानी चाहिए। वो डीमर्जर से पहले डीमर्ज्ड कंपनी की बुक्स में जिन वैल्यूज पर स्टैंड कर रही थी उन्हीं बुक वैल्यू पर वो रिजल्टिंग कंपनी की बुक्स में ट्रांसफर होती हुई नजर आनी चाहिए। वो बात अलग है कि अगर रिजल्टिंग कंपनी इंडियस कंप्लाइंट कंपनी है तो उन्हें तो जो असेट्स लायबिलिटीज है वो फेयर वैल्यू पर डेजिग्नेट करना मैंडेटरी होता है। तो इंडियस कंप्लाइंट कंपनी अगर रिजल्टिंग कंपनी है तो बात अलग है, उस केस में डिफरेंट वैल्यू का एडॉप्शन देखने को मिल सकता है। देन डीमर्ज्ड कंपनी के शेयर होल्डर्स को डीमर्जर में कंसीडरेशन में रिजल्टिंग कंपनी अपने शेयर्स प्रोपोर्शनेट बेसिस पर अलॉट करेंगी। जो डीमर्ज्ड कंपनी की एटलीस्ट 3/4 वैल्यू मतलब 75% शेयर कैपिटल को होल्ड करने वाले शेयर होल्डर रिजल्टिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स अदरवाइज बन जाने चाहिए। डीमर्जर गोइंग कंसर्न बेसिस पर होना चाहिए, मतलब जो डीमर्जर
डीमर्जर में अंडरटेकिंग ट्रांसफर की जा रही है वो गोइंग कंसर्न बेसिस पर की जानी चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ कंडीशंस अदरवाइज नोटिफाई करे तो वो भी फुलफिल्ड नजर आनी चाहिए। तो फ्रेंड्स ये रेगुलर बैच में डीमर्जर को लेकर जब डिस्कशन हम करते हैं तो वहां पर इस तरह की जो कंडीशंस हैं वो डिस्कस करते हैं जो मैंने अभी आपके सामने यहां रखी, और वही सारी चीजें माय डियर फ्रेंड्स आपको यहां पर आंसर में ये दी गई है। ओके, आइए जरा इस क्वेश्चन में आगे क्या दिया गया। कंप्यूट द कैपिटल गेन दैट कुड अराइज इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एन के ऑन रिसीप्ट ऑफ शेयर्स ऑफ आरबी प्राइवेट लिमिटेड। तो फ्रेंड्स याद कीजिए, डीमर्जर में डीमर्ज्ड कंपनी के शेयर होल्डर से डीमर्ज्ड कंपनी के शेयर जाएंगे, रिजल्टिंग कंपनी के शेयर्स आएंगे, तो वो रिसिप्ट भी ट्रांजैक्शन ट्रांसफर नहीं कहलाती। याद आ रहा है? तो यहां पर कैपिटल गेन की कंप्यूटेशन की कोई जरूरत ही नहीं है, नो नीड, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन ट्रांसफर में नहीं आता। सेक्शन 47 क्लॉज 6D में माय डियर फ्रेंड्स इस ट्रांजैक्शन को एग्जेम्प्ट जो किया गया है। अब आपको ये क्लॉजेस मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, आप एज पर सेक्शन 47 भी चले, दैट्स इनफ। ओके, नाउ कंप्यूट द कैपिटल गेन दैट कुड अराइज इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एन के ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ आरबी प्राइवेट लिमिटेड। हाँ, हम कहेंगे ये ठीक है। तो अब मार्च 23 में जब उन्होंने आरबी प्राइवेट लिमिटेड के शेयर्स ट्रांसफर किए तब हम मिस्टर एन के लिए कैप गेन की कंप्यूटेशन करेंगे। सेल्स कंसीडरेशन तो हमें दिया गया है 8 लाख का, अब इसमें से बारी है कॉस्ट माइनस करने की। तो आपको याद है ना, डीमर्जर के केस में रिजल्टिंग कंपनी के शेयर्स के ट्रांसफर पर कैप गेन का नेचर डिटरमाइन करने के लिए हम डीमर्ज्ड कंपनी के शेयर्स का भी पीरियड ऑफ होल्डिंग लेते हैं, और इस तरह से तो जो पीरियड ऑफ होल्डिंग जब 1-2 से लिया जाएगा तो मार्च 23 तक काफी ज्यादा हो गया, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहां पर निकल कर आएगा, और उसके लिए हमें इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करना होगा। अब इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए पहले चाहिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लें? तो माय डियर फ्रेंड्स मिस्टर एनके ने तो वन टाइम आउटफ्लो किया था 6 लाख का, राइट ना। अब इस 6 लाख रुपीस का एक पोर्शन हम यहां पर रिजल्टिंग कंपनी के जो अलॉटेड शेयर्स हैं उन पर एलोकेट करेंगे, और उसके लिए याद उठाओ सेक्शन 49(2)(c) आपने रिफ्रेश भी किया था। जो भी कॉस्ट यहां शेयर होल्डर ने डीमर्ज्ड कंपनी के शेयर्स एक्वायर करने के लिए इनकर की थी, दैट इज ऑफ 6 लाख इन दिस केस। आप माय डियर फ्रेंड्स उस 6 लाख में क्या करेंगे? याद कीजिए, जो भी डीमर्जर से पहले की टोटल नेट असेट्स डीमर्ज कंपनी की रही थी, आप उसे बनाएंगे डिनोमिनेटर, उसमें से डीमर्जर में कितने की असेट्स चली गई उसे बनाएंगे न्यूमरेटर। तो डीमर्जर में जो चला गया उससे एट्रीब्यूटेबल मिस्टर एन के की टोटल कॉस्ट में कितना पोर्शन आएगा, वो डीमर्जर के बाद रिजल्टिंग कंपनी के आने वाले इन शेयर्स पर एलोकेट कर दिया जाएगा। तो यहां फ्रेंड्स 1,50,000 जो डीमर्जर में रिजल्टिंग कंपनी के अलॉटेड शेयर्स हैं उनकी जो कॉस्ट है वो हम मिस्टर एन के लिए ट्रीट करेंगे। एंड फ्रेंड्स आप कब इन्होंने एक्वायर किए थे 1-2 में ना, तो 1-2 का CII भी आपको, वैसे तो ये 2 CII है जो बस कंसीडरेशन में लेकर चलने, नहीं भी क्वेश्चन में गिवन हो तो हमें पता होना चाहिए कि 1-2 जो बेस ईयर है उसका 100 और 22-23 जो हमारा करेंट ईयर है उसका 331। तो वैसे तो एग्जामिनर आपको दे देते हैं, लेकिन मैं तो फिर भी कहूंगा कि बस ये 2 CII आप कंसीडरेशन में ले लेना। तो बस अब क्या रह गया, आपने माय डियर फ्रेंड्स यहां पर जो ये रिजल्ट आएगा बेसिकली 1,50,000 इंटू 4,96,500 ये इंडेक्स्ड कॉस्ट निकल कर आ गई। और अब इसको अगर मैं सेल्स कंसीडरेशन से माइनस कर दूं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपके सामने होगा, दैट इज 3,03,500 का। ओके, ये आपने जो हमसे पूछा ना अभी कि मिस्टर एनके के लिए क्या कैपिटल गेन निकल कर आएगा, तो वो ये निकल कर आएगा। देखिए जरा, वही सारी चीजें आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। तो ये मिस्टर एनके का रिजल्ट कंपनी के शेयर्स पर अराइज होने वाला कैपिटल गेन हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में आगे क्या दिया गया, विल सेल ऑफ शेयर्स बाय मिस्टर एनके अफेक्ट द टैक्स बेनिफिट अवेल्ड बाय एसएस प्राइवेट लिमिटेड और आरबी प्राइवेट लिमिटेड? देन आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि कोई ऐसा लॉक इन पीरियड नहीं है कि डीमर्जर में डीमर्ज कंपनी के शेयर होल्डर को रिजल्टिंग कंपनी से जो भी शेयर्स अलॉट होंगे उन्हें कब तक वो होल्ड करके रखना मैंडेटरी है, ऐसा कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, इसलिए कोई बेनिफिट पर अफेक्ट नहीं आएगा।
जाएगा। नाउ इज मिस्टर एन के एलिजिबल टू अवेल एनी टैक्स एग्जामिशन अंडर एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द आईटी एक्ट 1961 ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ आरबी प्राइवेट लिमिटेड? इफ सो स्टेट इन ब्रीफ। देन आंसर इज यस। एक्चुअली अगर आप रेजिडेंशियल हाउस को छोड़ के बाकी कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल सेट अगर आप ट्रांसफर करते हो तो बस आपको अराइज होने वाला जो भी नेट कंसीडरेशन है वो रेजिडेंशियल हाउस एक्वायर करने में यूटिलाइज करना है। तो आपको उससे अराइज होने वाला जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा वो एग्जामिशन के लिए आपका क्वालिफाई कर जाएगा। तो हम इनको कहेंगे कि आप सेक्शन 54F की एग्जामिशन के लिए एलिजिबल है, प्रोवाइडेड कि आप जो कंसीडरेशन है उसे वन रेजिडेंशियल हाउस इन इंडिया के परचेज या कंस्ट्रक्शन में यूटिलाइज कर लें। ठीक है, तो बस उस बारे में हम इनको यहां पर और एडवाइस कर देंगे। दैट्स इट। राइट फ्रेंड्स, चले आगे। आइए जरा अब मैं आपको जो एक रिपीटेटिव नेचर का क्वेश्चन है वो आपके साथ में डिस्कस कर लेता हूं। मिस्टर एक्स हैड टेकन अ लोन अंडर रजिस्टर्ड मॉर्गेज डीड डेटेड 16 जुलाई 2001 अगेंस्ट द हाउस which was purchased by him on 26 March 2001 for rupees 5 lakhs. The said property was inherited by his son A under will in December 22. For obtaining a clear title, he paid the outstanding amount of loan of rupees 15 lakhs on 12th February 23. The said house property was sold by A on 16th March 23 for rupees 50 lakhs. State with reason the amount chargeable to cap gain for AY 23-24. तो my dear friends, अब इस केस में हम क्या कह सकेंगे कि जो हमारे अससी हैं वो कौन है my dear friends? हमारे जो अससी हैं वो यहां पर एक्चुअली लीगल हेयर दैट इज मिस्टर ए है। मिस्टर ए को ये जो हाउस प्रॉपर्टी है ये इनहेरिटेड होकर आई है। तो अब इस केस में हम कॉस्ट की जब बात आएगी तो कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर, यस फ्रेंड्स, तो जो कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर है वो यहां पर बेस बनाएंगे। 1 अप्रैल 2001 की एफएमबी मिसिंग है, इसलिए जो हमें गिवन है हम उसी को लेकर चलेंगे। राइट अब हम ये गिफ्ट विल इनहेरिटेंस के केस में जब बात आती है कॉस्ट की तो कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर, पीरियड ऑफ होल्डिंग में भी हम प्रीवियस ओनर का पीरियड ऑफ होल्डिंग इंक्लूड करेंगे। तो भले ही विल में हमारे अससी मिस्टर ए को ये असेट अभी दिसंबर 22 में मिली, लेकिन हम जब इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग लेने की बात होगी तो यहां से पीरियड ऑफ होल्डिंग लेंगे तो ये लॉन्ग टर्म बन गई, तो इंडेक्सेशन करेंगे। हाँ, इंडेक्सेशन के लिए क्या करेंगे, ईयर ऑफ ट्रांसफर का जो CII है वो हम मल्टीप्लीकेशन में यूज करेंगे, आपको पता है 331, और जो ईयर ऑफ एक्विजिशन है अब 12 से पहले के CII तो है नहीं, तो 12 से पहले का अगर एक्विजिशन डेट होता है तो 12 का CII हम लेकर चलते हैं, दैट इज 100। तो 5 lakhs को हम ईयर ऑफ ट्रांसफर की CII से मल्टीप्लाई करेंगे, और 1 अप्रैल 2001 से पहले का एक्विजिशन है तो 1 अप्रैल 2001 वाले ईयर मतलब 12 के CII से डिवाइड करके जो इंडेक्स्ड कॉस्ट है वो मिस्टर ए के लिए निकाल देंगे। और जैसा मैंने वो होल्डिंग सब्सिडी वाले क्वेश्चन में भी आपको कहा था कि जब कॉस्ट प्रीवियस ओनर की ली जा रही है, पीरियड ऑफ होल्डिंग भी उनका इंक्लूड किया जा रहा है, तो इंडेक्सेशन केवल अससी के बेस पर क्यों होगा, इसीलिए यहां इंडेक्सेशन के लिए हमने जो डिनोमिनेटर के तौर पर CII है वो प्रीवियस ओनर के बेस पर ही लिया। लेकिन अब मेन जो पॉइंट है वो यहां पर क्या बनता है, जो मेन पॉइंट है वो फ्रेंड्स केवल ये है कि सिंस यहां अगर मिस्टर एक्स ने कोई लोन नहीं लिया होता तो मिस्टर ए को कोई रीपेमेंट भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर उन्होंने यहां पर लोन का रीपेमेंट किया तो इस अमाउंट से उनकी जो पॉकेट है वो एक्स्ट्रा अफेक्ट हुई। तो RM अरुणाचलम के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जब लीगल ईयर की पॉकेट एक्स्ट्रा अफेक्ट हुई है तो उसका बेनिफिट भी उनको एक्स्ट्रा मिलना बनता है। सडनली जो मॉर्गेज को डिस्चार्ज करने के लिए लीगल एयर ने पेमेंट किया उसका उन्हें बेनिफिट और मिलेगा, क्योंकि ये बेनिफिट तो तब भी मिलना था जब एक्स ने डेथ से पहले कोई लोन नहीं लिया होता, कोई मॉर्गेज क्रिएट नहीं किया होता। अगर मिस्टर एक्स एक हेडेक अगर लीगल एयर को देकर गए हैं, लीगल एयर को अगर एक्स्ट्रा पेमेंट अगर करनी पड़ी है तो उसका बेनिफिट भी तो उनको एक्स्ट्रा मिलना बनता है ना। यस फ्रेंड्स, तो उसी RM अरुणाचलम के केस को बेस बनाकर ये मिस्टर ए यहां पर अपने एडिशनल पेमेंट का बेनिफिट एडिशनल ले पाएंगे, और फाइनली उनके लिए जो LTCC निकल कर आएगा वो ये यहां पर कहलाएगा। राइट फ्रेंड्स, और इससे डिटेल्ड एनालिसिस रेगुलर बैच का पार्ट एंड पार्सल क्वेश्चन के लिए जो रिक्वायर्ड था वो मैंने आपके साथ यहां पर डिस्कस कर लिया। देन फ्रेंड्स आइए, आपको 2 बार एग्जाम में क्वेश्चन ये भी दिया गया, क्या स्टेट द केसेस वेयर बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन ऑफ कॉस्ट इज नॉट अवेलेबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल गेन्स। तो माय डियर फ्रेंड्स, कौन से वो केसेस हैं?
एक तो शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट अगर आप ट्रांसफर करते हो तो उस पर आपको इंडेक्सेशन नहीं मिलता है ना। दूसरा, आप डेप्रिशिएबल असेट अगर ट्रांसफर करते हो तो वहां आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट अवेल नहीं कर पाते, राइट ना माय डियर फ्रेंड्स। हाँ, आप इसके अलावा जो स्लम सेल का केस होता है वहां पर इंडेक्सेशन आपको नहीं मिलता। अगर आपने 112A में अगर आपका केस आ रहा है, मतलब वो लिस्टेड शेयर्स वगैरह एसटीटी के लिए चार्जेबल ट्रांजैक्शन से अगर आपको एलटीसीजी हुआ है तो वहां इंडेक्सेशन अलाउड नहीं होता। डिवेंचर बॉन्ड्स पर नॉर्मली इंडेक्सेशन नहीं मिलता। हाँ, कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड उसके एक्सेप्शन है, लेकिन नॉर्मली डिवेंचर्स और बॉन्ड पर इंडेक्सेशन नहीं मिलता। और इसके अलावा जहां कन्वर्जन मेथड लगता है, याद है, नॉन रेजिडेंट ने इंडियन कंपनी के शेयर डिवेंचर फॉरेन करेंसी में एक्वायर किए तो उसके डिस्पोजल पर उनको जो 48 का फर्स्ट प्रोविजो है, सारी फिगर जो इंडियन करेंसी में गिवन होती है उनको फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं, तो वो सिस्टम स्पेसिफिकली गिवन है, तो वहां इंडेक्सेशन बीच में नहीं आता। और इसके अलावा जो नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन वाले, मतलब फॉरेन टैक्सेशन चैप्टर में जो हमने कंसेशनल टैक्सेशन वाले केसेस डिस्कस किए थे, वहां जगह जगह में देखने को मिला था कि इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, तो उन केसेस में इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिल पाता। आइए अब मैं कैपिटल गेन्स का जो एक इंपॉर्टेंट एरिया है स्लम सेल से रिलेटेड जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है वो आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। देखिएगा फ्रेंड्स, स्लम सेल से रिलेटेड क्वेश्चन दिए जाने की संभावना ज्यादा बनती है क्योंकि उसमें ड्रास्टिक अमेंडमेंट्स हैं जो लाई गई हैं। तो सबसे पहले मैं स्टडी मटेरियल का जो एक अच्छा क्वेश्चन है वो आपके सामने रखता हूं। देखिए क्या आपको इस क्वेश्चन में दिया गया, मिस्टर ए इज अ प्रोप्राइटर ऑफ आकाश एंटरप्राइजेस हैविंग 2 यूनिट्स, ही transferred on 1st April 2022 his unit 1 by way of slump sale for a total consideration of rupees 14 lakhs। रुकिए जरा, ये कंसीडरेशन एक्चुअली जो उन्हें मिल रहा है, मैं इसे रूल 11 यूएई को अगर अप्लाई करूं, याद है आपको रिवीजन सेशन में मैंने सब रिफ्रेश करा रखा है, एफएमबी 1 और एफएमबी 2 का जो हायर होगा वो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन ऑन स्लम सेल माना जाएगा, और एफएमबी 2 मतलब एक्चुअल कंसीडरेशन। तो माय डियर फ्रेंड्स, इससे हम कह सकते हैं एफएमबी 2 यहां पर आगे देखिए जरा, यूनिट 1 वाज स्टार्टेड इन द ईयर 2004-5, मतलब ट्रांसफर की गई जो यूनिट 1 है वो लॉन्ग टर्म बन चुकी है, तो राइज होने वाला गेन भी ऑन स्लम सेल एलटीसीजी कहलाएगा। लेकिन इंडेक्सन मिल पाएगा क्या? आंसर है नो, क्योंकि स्लम सेल पर कैप गेन के लिए हम क्या करते हैं आपको पता है, जो एफएमबी 1 और एफएमबी 2 का जो हायर होता है वो स्लम सेल कंसीडरेशन के तौर पर लेते हैं और फिर उसके बाद में नेटवर्थ माइनस होती है ना। तो आइए जरा, द एक्सपेंसेस incurred for this transfer were rupees 38,000. His balance sheet as on 31st March 2022 is as under। अब हमें बैलेंस शीट में बिल्डिंग, मशीनरी, डेटर्स, अदर असेट्स यहां गिवन है। इधर लाइबिलिटीज में कैपिटल रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, बैंक लोन, ट्रेड क्रेडिटर्स हमें गिवन है। अब ये जो भी बैंक लोन और ट्रेड क्रेडिटर्स है इसमें ट्रांसफर की जाने वाली अंडरटेकिंग से कितना एट्रीब्यूटेबल है वो हमें गिवन है। देन रिवैल्यूएशन रिजर्व के बारे में क्या दिया गया, रिवैल्यूएशन रिजर्व इज क्रिएटेड बाय रिवाइजिंग अपवर्ड द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग ऑफ यूनिट 1, द स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन 1st April 2022 इज रुपीज 10 lakhs। अब मैं यहीं पर आपको ये रिकॉल कराना चाहता हूं, हमें जो एफएमबी 1 चाहिए, एफएमबी 1 मतलब वर्थ ऑफ ट्रांसफर्ड अंडरटेकिंग। याद कीजिए एफएमबी 1 के लिए आप क्या करते हैं, जो शेयर सिक्योरिटीज हैं, जो ज्वेलरी और आर्टिस्टिक वर्क है, उनके लिए आप लेते हो एफएमबी, है ना। जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लैंड, बिल्डिंग वगैरह, उनके लिए आप लेते हो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू, और बाकी के लिए लेते हो क्या, बुक वैल्यू। याद आया माय डियर फ्रेंड्स, रूल 11 यूएई में आपको एफएमबी 1 के लिए जो फिगर्स अडॉप्शंस दिए गए हैं वो यही हैं, और जो रिड्यूस करते हैं हम नेटवर्थ कैप गेन कंप्यूटेशन में, उस नेटवर्थ के लिए भी रिकॉल कर लो, डेप्रिशिएबल असेट्स के लिए डब्ल्यूडीबी एज पर इनकम टैक्स एक्ट, एंड माय डियर फ्रेंड्स जो 35AD वाली असेट है उसके लिए निल, गुडविल वगैरह सेल्फ जनरेटेड कोई क्रिएटेड है तो उसके लिए भी निल, और बाकी के लिए बुक वैल्यू अदर देन रिवैल्यूएशन। याद आया? तो फ्रेंड्स आइए जरा, अब मैं यहां एफएमबी 1 और नेटवर्थ के लिए जो जो फिगर ली जानी है वो आइटम वाइज आपके सामने रख देता हूं। तो यूनिट 1 से ही हम कंसर्न है,
तो यहां पर बिल्डिंग के लिए 13 लाख रुपीज हमें बैलेंस शीट वैल्यू गिवन है, और जो बिल्डिंग के लिए स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू हमें 10 लाख यहां पर गिवन है। ओके, तो मुझे एफएमबी 1 के लिए तो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू चाहिए इमूवेबल प्रॉपर्टी की, है ना। तो मैं एफएमबी 1 के लिए तो ले लूंगा यहां पर 10 लाख, और मुझे नेटवर्थ के लिए डब्ल्यूडीबी चाहिए, तो मैं बैलेंस शीट वैल्यू को कह सकता हूं कि ये रिटन डाउन वैल्यू होगी, है ना। तो यहां पर 13 लाख रुपीज ही हम कंसीडरेशन में माय डियर फ्रेंड्स लेकर चलेंगे, राइट। तो यहां इस केस में यस, तो यहां इस केस में एक मिनट, बिल्डिंग के लिए मुझे 13 लाख रुपीस का जो अमाउंट है वो दिया गया। रिवैल्यूएशन रिजर्व फॉर बिल्डिंग ऑफ यूनिट 1 5 लाख मुझे गिवन है। ओहो, तो मुझे यहां पर बिल्डिंग के लिए जो अमाउंट लेकर चलना है, सिंस यहां पर हमें कहीं पर भी डेप्रीशिएशन वगैरह जैसी बात गिवन नहीं है, तो इसीलिए मुझे यहां बिल्डिंग कहना पड़ेगा इस केस में कि भाई जो ये बिल्डिंग में इन्होंने हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट किया होगा। तो मुझे यहां पर अब जब क्लियरली दिया जा रहा है कि 5 लाख रुपीस उससे एट्रीब्यूटेबल रिवैल्यूएशन रिजर्व है, तो मैं फिर इसे 13 लाख पर नहीं ले सकता, मुझे वैल्यू अदर देन रिवैल्यूएशन लेनी पड़ेगी। अगर मुझे कहीं अलग से डब्ल्यूडीबी मिल जाती बिल्डिंग की तो मजा आ जाता, लेकिन इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो मुझे बिल्डिंग की बुक वैल्यू लेनी पड़ेगी, लेकिन अदर देन रिवैल्यूएशन। राइट फ्रेंड्स, याद करो नेटवर्थ के लिए डेप्रीशिएबल असेट के लिए डब्ल्यूडीबी, तो अब जब इसकी डब्ल्यूडीबी गिवन नहीं है तो मतलब ये डेप्रीशिएबल असेट इनके लिए नहीं होगी, इन्होंने सिंपली इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दिया होगा। तो अदर असेट के लिए बुक वैल्यू अदर देन रिवैल्यूएशन, तो मुझे 13 माइनस 5 यहां 8 लाख रुपीस नेटवर्थ के लिए बिल्डिंग का अमाउंट पकड़ना पड़ेगा। देन फ्रेंड्स यहां चलो पहले मशीनरी की बात कर लेते हैं। तो मशीनरी के लिए एफएमबी 1 क्या कहता है, अभी आपको बताया था शेयर सिक्योरिटी आर्टिस्टिक वर्क ज्वेलरी के लिए एफएमबी, मूल प्रॉपर्टी के लिए स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू, बाकी सब के लिए बुक वैल्यू। तो मतलब मशीनरी के लिए एफएमबी 1 के लिए मुझे लेना है बुक वैल्यू, और मुझे नेटवर्थ के लिए भी डब्ल्यूडीबी इसकी दिख नहीं रही है, इसलिए मुझे यहां पर जो गिवन है वही कंसीडरेशन में लेकर चलना पड़ेगा। डेटर्स के लिए तो पक्का एफएमबी 1 के लिए भी बुक वैल्यू लेंगे और नेटवर्थ के लिए भी बुक वैल्यू अदर देन रिवैल्यूएशन लेनी होती है रेजिडुअल असेट के लिए, तो वही कंसीडर करेंगे। अदर असेट, अब आपको देखो जो गिवन है इसके लिए नो इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ एनी एसेट इज ट्रांसफर्ड इन ट्रांसफर डीड, अच्छी बात है, स्लम सेल का फिट केस है। पेटेंट वर एक्वायर्ड ऑन 1 जुलाई 20 ऑन विच नो डेप्रीशिएशन हैज बीन चार्ज्ड। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब मैं एफएमबी 1 के लिए तो वही कहूंगा, शेयर सिक्योरिटीज ज्वेलरी आर्टिस्टिक वर्क के लिए एफएमबी, इमूल प्रॉपर्टी के लिए स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू, बाकी के लिए बुक वैल्यू। तो मुझे बुक वैल्यू लेना है एफएमबी 1 के लिए, लेकिन नेटवर्थ के लिए मुझे डब्ल्यूडीबी लेनी है। अब स्पेसिफिकली बोला जा रहा है कि पेटेंट पर डेप्रीशिएशन चार्ज नहीं किया गया है, मतलब कि हम डेप्रीशिएशन का इफेक्ट यहां पर कंसीडर करें। तो अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर जो अदर असेट्स हैं 250 की, वो मुझे पेटेंट ट्रीट करना पड़ेगा। और इसमें मुझे एक तो माय डियर फ्रेंड्स 2021 का डेप्रीशिएशन 25% ऑफ 2.5 लाख, ये आ जाएगा 21-22 की ओपनिंग डब्ल्यूडीबी। फिर इसका जो 25% और बनता है वो मुझे यहां पर और माइनस करना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूं कि यहां इसका सीधा 75% रख लेता हूं, तो वो मेरी करेंट ईयर दैट इज 1 अप्रैल 2022 की ओपनिंग डब्ल्यूडीबी यहां पर निकलकर आ जाएगी, राइट ना फ्रेंड्स। तो ये मैंने क्या किया, ये मैंने 2021 का डेप्रीशिएशन माइनस कर दिया, 21-22 का 25% डेप्रीशिएशन ओपनिंग डब्ल्यूडीबी पर और माइनस होना था, तो मैंने सीधा 75% यहां पर इसका निकाल दिया। तो ये मेरी 1 अप्रैल 2022 की इस पेटेंट की जो ओपनिंग डब्ल्यूडीबी है माय डियर फ्रेंड्स, वो यहां पर निकलकर आ जाएगी। ओके, तो वो फिगर मैं आपके लिए निकालता हूं, 1,40,625 यहां पर निकलकर आ रही है। 1,40,625 वो फिगर यहां पर निकलकर आ गई है। तो ये करंट ईयर की ओपनिंग डब्ल्यूडीबी हम यहां पर कहेंगे। तो यूनिट 1 गई, तो ये डेप्रीशिएबल असेट भी गई। तो इसके लिए मुझे जो अमाउंट लेना है ना, वो 1,40,625 लेना पड़ेगा, राइट। तो इससे मुझे पता लगेगा एफएमबी 1 और इससे नेटवर्थ का अमाउंट। चलो एक बार हम जरा नेटवर्थ को चेक करें। तो नेटवर्थ का जो अमाउंट यहां पर निकलकर आएगा माय डियर फ्रेंड्स, वो 15,40,625 यहां पर निकलकर आ जाएगा। इधर एफएमबी 1 की अगर हम बात करें तो वो एफएमबी 1 तो माय डियर फ्रेंड्स यहां
18,50,000 आ रही है। अब सबसे पहले FMB 1 और FMB 2 विच एवर इज हायर। तो माय डियर फ्रेंड्स FMB 1 यहां पर हायर है ना, तो मुझे जो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन के तौर पर फिगर लेनी पड़ेगी वो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन यहां पर 18,50,000 रुपीज कहलाएगी। एक मिनट फ्रेंड्स, तो यहां पर एक मिनट FMB 1 के लिए, अरे ये अभी वर्थ ऑफ अंडरटेकिंग कहां से आ गई? अभी तो अंडरटेकिंग की हमने ये असेट्स यहां पर लिए हैं। मुझे FMB 1 के लिए जो ट्रांसफर की गई अंडरटेकिंग है उसकी जो लायबिलिटीज है वो भी तो माइनस करनी है ना। हाँ याद उठाओ, FMB 1 के लिए माय डियर फ्रेंड्स क्या करने वाले हैं? वर्थ ऑफ अंडरटेकिंग पता करनी है। तो अंडरटेकिंग की जो असेट्स के लिए कंसीडरेबल फिगर थी वो तो हमने यहां ले ली। अब हमें जो अंडरटेकिंग 1 की नेट जो वर्थ है वो पता करनी है, मतलब उसकी जो वैल्यू है वो हमें पता करनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जो भी टोटल लायबिलिटीज गिवन है, सबसे पहले एक काम करते हैं, इस टोटल लायबिलिटी में से हम अंडरटेकिंग 2 से रिलेटेड जो लायबिलिटीज है वो हटाते हैं सबसे पहले। तो 4 लाख का 30% बैंक लोन अंडरटेकिंग 2 से रिलेटेड है, तो 1,20,000 मैंने बैंक लोन में से हटा दिया। ये अंडरटेकिंग 2 का जो पार्ट है वो हट गया। और जो ट्रेड क्रेडिटर्स हैं माय डियर फ्रेंड्स 3,50,000 के 75% अंडरटेकिंग 2 से रिलेटेड होंगे, 2,62,500 मैंने क्रेडिटर्स भी यहां से हटा दिया। राइट फ्रेंड्स, तो मैंने यहां टोटल लायबिलिटी में से जो अंडरटेकिंग 2 से एट्रीब्यूटेबल जो भी क्रेडिटर्स और लोन्स थे वो यहां माइनस कर दिए। अब मुझे फ्रेंड्स यहां इसमें से क्या और हटाना पड़ेगा? कैपिटल का जो अमाउंट है एंड रिवैल्यूएशन रिजर्व का जो अमाउंट है वो भी मुझे आउट करना पड़ेगा। तो इसके बाद में जो रिजल्ट आएगा ना माय डियर फ्रेंड्स, हाँ इसके बाद में जो रिजल्ट यहां पर निकल कर आएगा वो बेसिकली अंडरटेकिंग 1 से एट्रीब्यूटेबल अमाउंट कहलाएगा 3,67,500। ये अंडरटेकिंग 1 से रिलेटेड जो लायबिलिटी है वो यहां पर निकल कर आ गई 367,500। राइट फ्रेंड्स, तो बस अब मैं ये कहूंगा यहां पर कि जो FMB 1 है वो 14,82,500 पर हमें अपीयर हो रही है। ये FMB 1 14,82,500 राइट। और FMB 2 आपने अभी देखा कितनी थी? 14 लाख की। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन दैट इज विच एवर इज हायर, तो 14,82,500 यहां पर हम कंसीडर कर लेंगे एज सेल्स कंसीडरेशन। अब नेटवर्थ की अगर हम बात करें तो नेटवर्थ के लिए माय डियर फ्रेंड्स अभी तो ये असेट साइड आई। हाँ, नेटवर्थ के लिए भी क्या करना है? जो ट्रांसफर की जाने वाली अंडरटेकिंग से एट्रीब्यूटेबल जो बैंक लोन का अमाउंट है दैट इज 280 लोन वाला अमाउंट और 25% ऑफ क्रेडिटर्स, यहां आप निकालेंगे 350 का 25% 87,500। ये आप नेटवर्थ के लिए ट्रांसफर की जाने वाली अंडरटेकिंग से रिलेटेड जो लायबिलिटीज है वो कंसीडर करेंगे। तो अब आपको पता लग जाएगा कि जो नेटवर्थ का अमाउंट है वो क्या आ रहा है 11,73,125। तो ये हो गया फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। ठीक है फ्रेंड्स, यहां इस केस में एक और चीज हमें कंसीडरेशन में लेकर चलने की जरूरत है। यहां तो सबसे पहले FMB 1 और FMB 2 विच एवर इज हायर आपको देखना था। ठीक है, अच्छा एक और चीज आप यहां पर देखो कि इन्होंने एक्सपेंस भी तो किए ट्रांसफर पर 38,000 के, तो इनकी पॉकेट में जो नेट आ रहा है वो कितना आ रहा है? इनकी पॉकेट में माय डियर फ्रेंड्स जो नेट आ रहा है वो नेट अमाउंट तो हम कह सकते हैं 38,000 रुपीज के जाने के बाद आएगा ना। तो हां, इससे भी आप कैपिटल की कंप्यूटेशन में कंसीडर करेंगे। मतलब हमने तो यहां पर जो FMB 1 और FMB 2 का हायर था वो सेल्स कंसीडरेशन फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन बना लिया। ठीक है, जब कैपिटल की कंप्यूटेशन होगी तो आप एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर को माइनस करोगे, आप नेटवर्थ को रिड्यूस करोगे, तभी तो LTCG तक पहुंच पाओगे ना। आप देखो ना, जो FMB 1 सारा वर्किंग में आपको ये गिवन है। तो जो यहां पर माय डियर फ्रेंड्स FMB 1 है, हमने हर एक आइटम के लिए जो लेना था वो यहां पर जो भी कंसीडर किया वो आपको गिवन है। लायबिलिटीज में ट्रांसफर की जाने वाली अंडरटेकिंग से अलग जो अंडरटेकिंग 2 यूनिट 2 से रिलेटेड लायबिलिटी थी वो टोटल लायबिलिटी से पहले बाहर की, और जो लायबिलिटी
लायबिलिटी में कंसीडर नहीं करनी, उनको आउट करके जो रिजल्ट आया उसके बाद नेट फिगर एफएमबी 1 बन पाई, और जो आपको कंसीडरेशन एक्चुअली एक्रू हो रहा है वो एफएमबी 2 हमें ये गिवन है। तो यहां पर विच एवर इज हायर को हमने फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन बना दिया कि स्लम सेल के से अराइज होने वाला जो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन है वो ये कहलाएगा, राइट। अब हमें फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन में से एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर माइनस करके नेट सेल्स कंसीडरेशन पर पहुंचना है। और नेटवर्थ तो आपको पता है, मैंने अभी आपके लिए निकाली दी थी 1173 125 की। आप देखिए जरा, वही आपको सारी चीजें यहां पर पेटेंट के लिए क्या लेना है और क्या हमें लाइबिलिटीज माइनस करनी है नेटवर्थ तक पहुंचने के लिए, वो सब आपको यहां पर ये गिवन है। जो पेटेंट के लिए वर्किंग वगैरह हमने की थी ना, वो सारा रिजल्ट ये यहां पर आ गया। तो बस अब क्या बचा, कुछ भी नहीं। नेटवर्थ को माइनस करने के बाद में जो ये रिजल्ट आएगा वो यूनिट 1 के ट्रांसफर पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमारी एसएससी दैट इज मिस्टर ए के लिए यहां पर कहलाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्लम सेल से रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल चीजें तो मैं आपको रिवीजन सेशन में रिफ्रेश करा चुका हूं। अब तो एप्लीकेशन पार्ट हम यहां पर डिस्कस करने में लगे हैं। आपको थोड़ी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, डिसीजन मेकिंग भी आपसे एग्जामिनर करा लेते हैं। तो इसके लिए मैं फ्रेंड्स 3 बार एग्जाम में क्वेश्चन जिस तरह का आपको दिया गया है, हालांकि वो जो ओल्ड रिजीम था स्लम सेल को लेकर उस पर बेस्ड आया था, लेकिन आपको न्यू रिजीम से अपडेट करके इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो मैंने यहां दे रखा है। तो आइए जरा फ्रेंड्स, अब मैं आपके सामने वो एक और अच्छा क्वेश्चन स्लम सेल से रिलेटेड रखना चाहता हूं, वो देखिएगा। PQR Limited has 2 units, one engaged in manufacture of computer hardware and the other involved in developing software. As a restructuring drive, the company has decided to sell its software unit as a going concern by way of slum sale for rupees 385 lakhs to a new company called S Limited, in which it holds 74% equity shares. The balance sheet of PQR Limited as on 31st March 2023, being the date on which software unit has been transferred, is given here under. तो पहले तो मैं ये बोलूंगा यहां क्या कि अरे बाय वे ऑफ स्लम सेल अगर इन्होंने अपनी एक यूनिट दैट इज सॉफ्टवेयर यूनिट अगर ट्रांसफर किया, तो जो कंसीडरेशन ये मिला हुआ बता रही है ये कहलाएगा FMB2, राइट ना फ्रेंड्स। अच्छा, अब हमें जो बैलेंस शीट दी गई है उसमें हमें तो सॉफ्टवेयर यूनिट की जो फिक्स्ड असेट्स, सॉफ्टवेयर यूनिट के जो डेटर्स, सॉफ्टवेयर यूनिट की इन्वेंट्री, सॉफ्टवेयर यूनिट की लायबिलिटीज से कंसर्न्ड रहना है ना फ्रेंड्स। अच्छा, अब हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन यहां जो कुछ दी गई है वो एक बार मैं साथ में आपके रखना स्टार्ट करता हूं। फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन आर फर्निश्ड बाय द मैनेजमेंट। द सॉफ्टवेयर यूनिट इज इन एग्जिस्टेंस सिंस May 2015, तो मतलब लॉन्ग टर्म का केस बन चुका है। ओके, नाउ फिक्स्ड असेट्स ऑफ सॉफ्टवेयर यूनिट इंक्लूड लैंड विच वाज परचेज्ड एट रुपीज 40 lakhs in the year 2008 and revalued at 60 lakhs as on 31st March 2023. The stamp duty value on 31st March 23 is rupees 55 lakhs. तो फ्रेंड्स ग्रेटर क्लैरिटी आपको आए इसके लिए मैं तो यहां पर FMB1, यस फ्रेंड्स, मैं क्या लेना है किस आइटम के लिए और नेटवर्थ के लिए आपको क्या कंसीडर करना है वो कंपैरेटिव सेंस में रखता चलता हूं। तो सॉफ्टवेयर यूनिट की जो यहां पर फिक्स्ड असेट्स हमें गिवन है, हमें बताया जा रहा है कि इसमें एक तो लैंड है और इसके अलावा कुछ अदर फिक्स्ड असेट्स हैं। ठीक है, तो अब लैंड के लिए क्या हमें बताया गया कि स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 55 लाख है, बस FMB1 के लिए तो वही चाहिए। FMB1 के लिए तो हमें वही चाहिए, राइट ना माय डियर फ्रेंड्स। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए आपको याद है ना, FMB1 में मैंने अभी आपको 2-3 बार बोला कि शेयर सिक्योरिटीज, आर्टिस्टिक वर्क, ज्वेलरी के लिए FMB, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू, बाकी के लिए बुक वैल्यू, राइट। तो यहां स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू हमें सिंस इमूवेबल प्रॉपर्टी का ये केस है इसलिए लेनी पड़ी। अब आते हैं हम नेटवर्थ के लिए, वहां डेप्रिशिएबल एसेट के लिए WDV, बाकी के लिए बुक वैल्यू अदर देन रिवैल्यूएशन। तो अब लैंड के लिए आप 60 लाख रुपीस यहां दिखा रहे हैं, जबकि परचेस की गई थी वो 40 लाख पर, तो हम रिवैल्यूएशन वाली फिगर नहीं लेंगे, हम अदर देन रिवैल्यूएशन जो वैल्यू है वो यहां पर कंसीडर करके चलेंगे। अब देखो जरा, फिक्स्ड असेट्स ऑफ सॉफ्टवेयर यूनिट मिरर at rupees 140 lakhs, that is 200 minus 60,
ठीक है फ्रेंड्स, इज रिटन डाउन वैल्यू ऑफ डेप्रिशिएबल असेट फर्नीचर प्लांट मशीनरी एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट। हाउएवर द रिटन डाउन वैल्यू ऑफ दीज असेट्स अंडर सेक्शन 43 क्लॉज 6 ऑफ द आईटी एक्ट इज रुपीज 90 लैक्स। तो मतलब क्या करें हम, जो एफएमबी 1 के लिए प्लांट मशीनरी फर्नीचर के लिए हमें लेना है क्या, बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू कितनी हो गई 140 लैक्स, और हमें नेटवर्थ के लिए डेप्रिशिएबल असेट के लिए क्या लेना होता है, रिटन डाउन वैल्यू एज पर आईटी एक्ट, वो यहां हमें 90 लैक्स पर गिवन है, राइट। असर्टेन द टैक्स लायबिलिटी व्हिच वुड अराइज फ्रॉम स्लम सेल टू पीक्यूआर लिमिटेड एज्यूमिंग इट हैज नॉट ऑप्टेड फॉर सेक्शन 115 BAA। ओके, तो पहले अब जरा डेटर्स के लिए क्या ले लें हम माय डियर फ्रेंड्स, चाहे एफएमबी 1 हो तो उसके लिए ये कोई शेयर सिक्योरिटीज और ज्वेलरी आर्टिस्टिक वर्क या इमूवेबल प्रॉपर्टी तो है नहीं, तो बाकी के लिए तो बुक वैल्यू लेना होता है, तो वही लेंगे। और नेटवर्थ के लिए भी डेप्रिशिएबल असेट के लिए डब्ल्यूडीबी थी, बाकी के लिए तो बुक वैल्यू लेनी है, तो वही कंसीडर करेंगे। सिमिलरली इन्वेंट्री के लिए भी माय डियर फ्रेंड्स यही किया जाएगा। ओके, अब बारी है लायबिलिटीज माइनस करने की। तो माय डियर फ्रेंड्स हम एफएमबी 1 क्या बोलता है कि टोटल लायबिलिटी लो। टोटल लायबिलिटी में से आप क्या करो, आप टोटल लायबिलिटी में से जो ट्रांसफर नहीं की गई अंडरटेकिंग उसकी लायबिलिटी हटाओ। तो अब इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस केस में हार्डवेयर यूनिट जो ट्रांसफर नहीं की गई है उससे रिलेटेड जो लायबिलिटी है वो यहां पर पहले हटा देनी है। ओके, फिर इसके बाद में जो रिजल्ट आया, सिंस पेड अप शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, शेयर प्रीमियम और रिवैल्यूएशन रिजर्व मुझे कंसीडर नहीं करने हैं, हाँ एफएमबी 1 कहता है, तो इसलिए वो भी मुझे हटाने पड़ेंगे। प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए माय डियर फ्रेंड्स मैं पहले टोटल लायबिलिटी में से नॉन ट्रांसफर अंडरटेकिंग वाली लायबिलिटी हटाऊंगा, उसके बाद में मुझे यहां पर जो लायबिलिटी में कंसीडर नहीं करना है एफएमबी 1 के लिए उनको भी एक्सक्लूड करना पड़ेगा। और फिर जो रिजल्ट आएगा आप देखेंगे 40 लैक्स यहां पर, 90 लैक्स यहां पर निकलकर आएगा, वो यहां पर सिंपली आपको माइनस करना होगा। ठीक है, वो आपको माय डियर फ्रेंड सिंपली यहां पर माइनस करना है। सिमिलरली जो नेटवर्थ है उसके लिए तो प्लेनली जो अंडरटेकिंग ट्रांसफर हो रही है उससे एट्रीब्यूटेबल जो लायबिलिटी है वो आप पिकअप कीजिए, माइनस कीजिए। तो अब जो रिजल्ट यहां पर आएंगे वो एफएमबी 1 और नेटवर्थ के आपके सामने निकलकर ये आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स मैं आपके लिए वर्कआउट करता हूं यहां, तो जो फिगर आएगी माय डियर फ्रेंड्स एफएमबी 1 की वो 250 लैक्स आनी चाहिए, और जो नेटवर्थ है वो नेटवर्थ हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो वो जो रिजल्ट है वो मेरा यहां माय डियर फ्रेंड्स 185 लैक्स निकलकर आ रहा है। तो अब एफएमबी 2 क्या थी, अभी आपने देखा 385 लैक्स की, तो एफएमबी 2 और एफएमबी 1 कितनी है, केवल 250 लैक्स की, विच एवर इज हायर। तो हायर तो फ्रेंड्स एफएमबी 2 ही हो गई ना, दैट इज 385 लैक्स की, वो बन जाएगा सेल्स कंसीडरेशन, उसमें से नेटवर्थ को माइनस करेंगे तो आ जाएगा एलटीसीजी। यस फ्रेंड्स, तो यहां हम इस तरीके से 200 लैक्स पर जो एलटीसीजी है वो निकालकर यहां पर आ सकेंगे। ओके, अच्छा, और आपने टैक्स लायबिलिटी की बात पूछी तो 20% टैक्स, और इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 10 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो 7% सरचार्ज और 4% सेस। इस तरह से आप पीक्यूआर लिमिटेड के लिए जो टैक्स लायबिलिटी है वो निकालकर आ सकेंगे। देख रहे हैं आपसे जो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन है वही एफएमबी 2 और नेटवर्थ अभी हमने निकाली थी, राइट। एलटीसीजी यही आया था 200 लैक्स का, 20% टैक्स, 7% सरचार्ज, ठीक है। फिर एक मिनट यस, तो 112 में 20% टैक्स निकाल दिया, 7% सरचार्ज ऐड कर दिया, 4% सेस लगाया, तो ये यहां पर टैक्स लायबिलिटी निकलकर आ जाएगी। और जो हमने वर्किंग की है ना सारी, वो आपको यहां पर गिवन है। आप देखिए जो भी हमने नेटवर्थ और एफएमबी 1 के लिए वर्किंग की है वो आपको सब वहां गिवन है। ओके, अब देखिए यहां क्वेश्चन में क्या और पॉइंट दे दिया गया, व्हाट वुड बी योर एडवाइस एज अ टैक्स कंसल्टेंट टू मेक द रिस्ट्रक्चरिंग प्लान ऑफ द कंपनी मोर टैक्स सेवी विदाउट चेंजिंग द अमाउंट ऑफ सेल्स कंसीडरेशन। तो हम क्या बोलेंगे, देखो आप एज अ गोइंग कंसर्न तो अपनी सॉफ्टवेयर यूनिट ट्रांसफर कर ही रहे हो, या एक कंपनी अगर अपनी एक अंडरटेकिंग का किसी अनदर कंपनी को अगर एज अ गोइंग कंसर्न ट्रांसफर कर रही है तो आप इस स्लम सेल को डीमर्जर का कलर देने की कोशिश करो।
अगर ये डीमर्जर का ट्रांजैक्शन बन गया तो फिर ये ट्रांजैक्शन ट्रांसफर ही नहीं कहलाएगा, कोई कैपिटल गेन टैक्स निकल कर नहीं आएगा। लेकिन हां, डीमर्जर की कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। यस, मतलब कंसीडरेशन में जो रिजल्टिंग कंपनी के शेयर्स है वही अलॉट होने चाहिए, डीमर्ज कंपनी के शेयर होल्डर को अलॉट होने चाहिए, एटसेट्रा। तो मतलब डीमर्जर की सारी कंडीशन फुलफिल आप कर दो, इससे डीमर्जर का कलर देने की कोशिश करो, तो फिर जब वो ट्रांजैक्शन ट्रांसफर नहीं बनेगा तो कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। एक एडवाइस तो ये रहेगी। दूसरी क्या रहेगी पीक्यूआर लिमिटेड को कि सुनो, आपके पास में एस लिमिटेड के 74% शेयर्स तो हैं ही, आप इसके 26% शेयर्स और खरीद कर इसको 100% सब्सिडी बना लो ना। अगर होल्डिंग कंपनी अपनी 100% सब्सिडी को कोई भी ट्रांसफर करे, अंडरटेकिंग भी एक असेट ही है, तो अगर अपनी 100% सब्सिडी को अगर ट्रांसफर किया तो फिर ये ट्रांजैक्शन ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, कोई कैपिटल गेन टैक्सेस पर नहीं आएगा। लेकिन 26% शेयर्स खरीदने में थोड़ा फंड्स का अरेंजमेंट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि वहां फंड्स का आउटफ्लो होगा और आपको 8 ईयर्स तक उन्हें अपनी सब्सिडी बनाकर रखना पड़ेगा। हां, अगर उससे पहले आपने कोई डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया तो जो भी एग्जामिशन आप लोगे सेक्शन 47A की वजह से वो आपसे विड्रॉ हो जाएगी। तो बस यही हमारी इनको एडवाइस रहेगी, और जो मैंने बोला है ना वही आपको दोनों बातें यहां पर राइटिंग में गिवन है। बारी है आगे बढ़ने की। मैं उम्मीद करता हूं कि स्लम सेल से रिलेटेड अब आप कैसा भी क्वेश्चन आपको दे दिया जाए इजीली डील कर पाएंगे, ग्रेटर क्लैरिटी आए, इसी के लिए मैंने यहां पर ये कंपैरेटिव जो फिगर्स का एडॉप्शन है वो आपके सामने यहां पर शो किया। ठीक है, आइए जरा अब मैं आपको सेक्शन 50C से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिखाता हूं, जिसमें हम थोड़ी चीजें मोड ऑफ अंडरटेकिंग ट्रांजैक्शन और पेनल्टी की भी कर लेंगे। क्या आपको इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने 2017 में दिया, काइंडली देखिएगा। मिस्टर प्रजापति इंटेंड्स टू सेल अ पीस ऑफ अर्बन रेजिडेंशियल प्लॉट हेल्ड फॉर 48 months टू मिस्टर वासन फॉर कंसीडरेशन ऑफ 2 crores इन February 23. दिस असेट हैड बीन हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट बाय मिस्टर प्रजापति. बोथ पार्टीज आर विलिंग टू एंटर इनटू अ रिटन एग्रीमेंट इन दिस रिगार्ड. इनिशियल पेमेंट विल बी 40 lakhs. The buyer is given 12 months time for completing the sale, at which point of time balance amount has to be paid. Following two options are considered. पहला, payment of rupees 10 lakhs by account pay check on the date of agreement and 30 lakhs by cash the same day. तो जो 40 lakhs initial payment होना है उसके लिए पहला ऑप्शन ये रहा। दूसरा, payment of rupees 10 lakhs by account pay check on the date of agreement and 30 lakhs by ECS through a bank within 7 days. तो फ्रेंड्स अब आगे क्या दिया गया, एन इंक्रीज ऑफ 30% इन स्टाम्प ड्यूटी इज एंटिसिपेटेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 April 23. द पार्टीज सीक्स योर एडवाइस टू प्लान सुटेबली फॉर रिडक्शन ऑफ कैपिटल गेन. एडवाइज देम सुटेबली एज टू व्हाट पेमेंट मोड इज टू बी एडॉप्टेड. अब सुनिए, सबसे पहले ये जो कहा जा रहा है ना, शुड द एग्रीमेंट इन क्वेश्चन बी रजिस्टर्ड, देन आंसर इज नो, क्योंकि ऐसा कहीं सेक्शन 50C में गिवन नहीं है कि जो एग्रीमेंट है वो रजिस्टर्ड होगा तो ही वो लगेगा एटसेट्रा। तो चलिए, मेन जो चीजें हैं वो मैं अब आपके सामने रखना स्टार्ट करता हूं। देखिए, आपसे पार्टीज पहले तो ये एडवाइस मांग रही हैं कि हमें गाइड करो जिससे हमारा कैपिटल गेन कम आए। तो हम कहेंगे आप इसमें से कोई भी मोड अडॉप्ट कर लो, आपको ये इंक्रीमेंट परेशान नहीं करने वाला। क्यों नहीं करने वाला? क्योंकि आप चाहे ये वाला मोड अडॉप्ट कर लो, तभी भी आप डेट ऑफ ट्रांसफर पर पार्ट ऑफ कंसीडरेशन अकाउंट पे चेक से रिसीव कर रहे हैं ना। अगर आप कंसीडरेशन या उसके एक पार्ट को अगर ट्रांसफर की डेट पर या इससे पहले अगर अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट, ईसीएस या अदर प्रेस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड से रिसीव कर लेते हैं तो आपके पास में एग्रीमेंट की डेट की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू के एडॉप्शन का ऑप्शन होता है। तो अब एग्रीमेंट की डेट के बाद में अगर स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू में 30% इंपैक्ट इंक्रीमेंट आ रहा है तो उसका कोई इंपैक्ट कैपिटल गेन कंप्यूटेशन पर नहीं आएगा, चाहे आप कोई भी मोड एडॉप्ट कर लो। नो इंपैक्ट ऑन कैपिटल गेन कंप्यूटेशन, राइट फ्रेंड्स। अच्छा, फिर उन्होंने पूछा कि तो भी आप हमें बताओ ना कि हम कौन सा मोड ऑफ पेमेंट अडॉप्ट करें। तो हम कहेंगे आप ना सेकंड मोड ऑफ पेमेंट अडॉप्ट करो। क्यों? क्योंकि अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के कनेक्शन में अगर 20,000 रुपीज से ज्यादा अगर रिसीव करने जा रहे हैं और वो आपने अगर अकाउंट पे, अकाउंट पे, बैंक ड्राफ्ट, ईसीएस अदर प्रेस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड से लाइक कैश में रिसीव कर लिया तो फिर वो सेक्शन 269 एसएस का वायलेशन हो जाएगा। 269 एसएस के वायलेशन का रिजल्ट क्या आएगा? 271D की पेनल्टी। यस, कितनी? जितना वायलेटेड अमाउंट होगा
उतने की। तो मतलब हम कहेंगे 30 lakhs अगर आपने कैश में ले लिया ना, तो फिर 30 lakhs की पेनल्टी के लिए आप तैयार हो जाओ। यस, तो इसीलिए हम कहेंगे कि आप सेकंड मोड ऑफ पेमेंट को अडॉप्ट कीजिए, जिससे कि आपको ये पीनल कॉन्सिक्वेंसेस वगैरह फेस ना करने पड़े। जो मैंने आपको कहा है वही सारी चीजें आपको देखने को फ्रेंड्स यहां मिलने वाली हैं। तो कैपिटल गेन टैक्स लायबिलिटी के लिए हम कहेंगे कोई भी मोड अडॉप्ट करो, आपका जो इंक्रीमेंट स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू में आगे होने वाला है वो आपके कैपिटल गेन को अफेक्ट नहीं करेगा, राइट। और पेमेंट के मोड की जहां तक बात है तो हम कहेंगे फर्स्ट ऑप्शन में दिक्कत आ जाएगी, आपको पेनल्टी वेनल्टी लग जाएगी, इसलिए जो ऑप्शन 2 है एडवाइजेबल है कि आप इसमें जाएं। ठीक है फ्रेंड्स, आइए एक अच्छे क्वेश्चन में मूव करते हैं जो एडवांस मनी फॉरफिटेड वगैरह के ट्रीटमेंट के अलावा एग्जामिशन वगैरह पर भी केस लॉ की नॉलेज आपकी टेस्ट करेगा। तो मैं मई 2015 का क्वेश्चन रखना स्टार्ट करता हूं। मिस्टर रमेश परचेज्ड अ प्लॉट ऑफ लैंड इन चेन्नई इन जून 2005 फॉर 45 lakhs. He decided to sell the property to Mr. Mahesh for rupees 80 lakhs and receives an advance of rupees 2 lakhs in May 2009. Mr. Mahesh was unable to complete the agreement and hence the advance money forfeited by Mr. Ramesh. आप देख रहे हैं मई 2009 मतलब क्या, 1 अप्रैल 2014 से पहले का केस है। यस, ये बिफोर 1 अप्रैल 2014 से मतलब हम कह सकते हैं 1 अप्रैल 2014 से पहले का केस है। 1 अप्रैल 2014 से पहले अगर कोई एडवांस मनी फॉरफीचर का अगर केस होता है तो फिर आप क्या करोगे, उस केस में सेक्शन 51 लगाओगे, मतलब उसे कॉस्ट से आप रिड्यूस करने के लिए लाइबेबल कहलाओगे। अच्छा, लेकिन आगे अगेन मिस्टर रमेश एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट टू सेल द प्रॉपर्टी टू मिस्टर राकेश फॉर रुपीज 95 lakhs and received advance money on 2.5 lakhs in August 2022. But again the transfer didn't materialize due to which the advance money was again forfeited. तो ये वाला जो एडवांस मनी है ये 1 अप्रैल 2014 ऑनवर्ड्स का केस है ना। हाँ, तो यहां पर आप सेक्शन 56 इन्वोक करोगे। तो यहां पर माय डियर फ्रेंड सेक्शन 56 की वजह से इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ये जो अमाउंट है यह आपका टैक्स के लिए चार्जेबल यहां पर कहलाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ऑन 4 जनवरी 2023 द प्रॉपर्टी वाज फाइनली सोल्ड टू मिस्टर मुकेश फॉर रुपीज 105 lakhs एंड द स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन दैट डेट वाज रुपीज 135 lakhs। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 22-23 मिस्टर रमेश अर्नड बिजनेस इनकम ऑफ रुपीज 35 lakhs। ही एक्वायर्ड अ न्यू रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी फॉर रुपीज 140 lakhs बाय इन्वेस्टिंग द एंटायर सेल कंसीडरेशन एंड हिज बिजनेस इनकम। Determine the total income of Mr. Ramesh for AY 23-25 और आपको जो CII है वो भी कॉरस्पॉन्डिंग ईयर्स के ये दे दिए गए हैं। तो अब आप क्या करने वाले हो, अब आप जो इन्होंने कैपिटल गेन जो इन्होंने फाइनली वो प्रॉपर्टी जो सोल्ड की है प्रीवियस ईयर 22-23 में, तो आप प्रीवियस ईयर 22-23 के लिए रमेश के लिए जो कैपिटल गेन की कंप्यूटेशन करोगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पहले आप जब वर्कआउट करोगे तो जो कॉस्ट इन्होंने खर्च की थी 45 lakhs में ओरिजिनली इन्होंने प्लॉट परचेज किया था, इसमें से जो एडवांस मनी फॉर फीचर जो 1 अप्रैल 2014 से पहले का है वो आप माइनस करोगे और फिर जो रिजल्ट यहां पर आएगा 43 lakhs का माय डियर फ्रेंड्स, उसको आप करंट ईयर के CII से मल्टीप्लाई करोगे, ईयर ऑफ एक्विजिशन के CII से आप डिवाइड करोगे। तो इससे आपको क्या पता लगेगी, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहां पर पता लग जाएगी, राइट ना फ्रेंड्स। तो यहां पर इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अगर मैं आपके लिए निकालूं तो वो यहां फिगर आती है 121.649। तो हम यहां पर माय डियर फ्रेंड्स अगर लेकर चले तो यहां सिंपली अगर मैं फिगर आपके सामने रखूं तो हम कह सकते हैं कि जो रिजल्ट यहां पर आ रहा है वो बेसिकली 121,64,957 का यहां पर निकल कर आ रहा है। ओके, अच्छा, अब आपने सेल्स कंसीडरेशन कितना है 105 आप बता रहे हो, लेकिन स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 110% से ज्यादा है, तो मुझे यहां पर 135 lakhs को सेल्स कंसीडरेशन के तौर पर लेना पड़ेगा। ठीक है, आप यहां पर 65 भी कर सकते हैं, राउंड फिगर में भी आप लेकर चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपने सेल्स कंसीडरेशन ये पकड़ना है, इंडेक्स्ड कॉस्ट आपको ये माइनस करनी है, राइट। आपको LTCZ पता लग जाएगा, लेकिन
इन्होंने एक प्लॉट ट्रांसफर किया है, मतलब रेजिडेंशियल हाउस को छोड़ के इन्होंने एक लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट का ट्रांसफर किया है और ये आगे एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो सेक्शन 54F की एग्जामिशन के लिए एंटाइटल्ड कहलाएंगे। पक्का सेक्शन 54F की एग्जामिशन इन्हें मिल पाएगी। अब एओ अगर ये कहे कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया है मैं तो उसमें वो 135 लाख की सेल्स कंसीडरेशन से निकलकर यहां आया है, तो आपका जो सेल्स कंसीडरेशन है वो जो आपने उस रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में लगाया है वो सेल्स कंसीडरेशन तो 105 लाख लगाया है ना, तो मैं उस प्रपोर्शन में जो आपको एग्जामिशन है वो यहां पर दे दूं, तो क्या ये सही रहेगा? देन आंसर इज नो। याद कीजिए फ्रेंड्स, मैंने रिवीजन सेशन में भी आपको जो केस लॉज रेफरेंस कराए थे उसमें गोली महादेवप्पा का केस हमने कर्नाटक हाई कोर्ट का रेफरेंस किया था कि जब आप सेल्स कंसीडरेशन नोशनल बेसिस पर ले रहे हो तो 54F की एग्जामिशन के लिए बस वो नोशनल सेल्स कंसीडरेशन, वो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू का इन्वेस्टमेंट देखा जाएगा। अब उसमें एसएससी ने जो फंड्स यूज किए हैं उसमें अपने एक्चुअल सेल कंसीडरेशन के अलावा कुछ अदर सोर्सेज भी यूटिलाइज किए हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप कैपिटल गेन के लिए जब आप सेल्स कंसीडरेशन 135 लाख का ले रहे हो तो बस आप इन्वेस्टमेंट 135 लाख का उसने कर दिया है क्या ये देखोगे, उसमें उसने कुछ अदर फंड्स भी अपने यूज किए, कोई दिक्कत नहीं है। उसने 135 लाख क्या 140 लाख इन्वेस्ट कर रखा है, तो मतलब क्या सेल्स कंसीडरेशन के इक्विवेलेंट जो अमाउंट है वो उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, उससे ज्यादा इन्वेस्ट कर रखा है, इसलिए उनका पूरा कैपिटल गेन एग्जेम्प्टेड कैपिटल गेन के दायरे में आएगा। मैंने रिवीजन सेशन में वो गोली महादेवप्पा का केस आपको रिफ्रेश कराया था, बस वही चीज यहां पर हमें यूज में लेनी थी। तो जो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी फॉरफिट एडवांस मनी को माइनस करने के बाद में जो ये रिजल्ट आया था हमने इंडेक्स्ड कॉस्ट यहां पर निकाली। इंडेक्स्ड कॉस्ट को माय डियर फ्रेंड्स हम यहां जो डीम्ड सेल्स कंसीडरेशन उसमें से माइनस करके एलटीसीजी जो निकल कर आया, सिंस इससे ज्यादा इन्होंने नए हाउस में इन्वेस्ट कर रखा है इसलिए पूरा एलटीसीजी एग्जामिशन के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। बिजनेस इनकम लेंगे 1 अप्रैल 2014 ऑनवर्ड्स के बाद का जो भी फॉरफिट एडवांस मनी है वो अदर सोर्सेज में जाएगा और ये यहां पर एसएससी की टोटल इनकम कहलाएगी। तो मिस्टर रमेश के लिए टोटल इनकम यहां ये निकल कर आएगी। राइट फ्रेंड्स, चले आगे आइए जरा, अब मैं ले चलता हूं आपको मई 2017 के क्वेश्चन पर। सिंपल सा क्वेश्चन है जो 45 1A वगैरह में चीजें आप देखते हैं, काइंडली देखिएगा, यहां वही यूज करनी है। अब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वाज ट्रांसपोर्टिंग 2 of its machines from unit X to unit Y on 1st September 22 by a truck. On account of a civil disturbance, both the machines were damaged. The insurance company paid rupees 5 lakhs for the damaged machine. On these facts, for submitting the return of income for the PY ending 31st March 2023, your advice is sought as to whether the damage of machines result in any transfer vis-a-vis exigibility to capital gains, how the amount received from the insurance company are to be treated for taxability, whether there will be any impact on the WDV of the block of plant and machinery as at 31st March 2023। अब सुनिए फ्रेंड्स, सबसे पहले ये क्या पूछ रहे हैं कि क्या मशीन का जो डैमेज है वो ट्रांसफर में आएगा, उस पर कोई कैबिन की टैक्सेबिलिटी अराइज होगी। तो याद कीजिए सेक्शन 45 1A को आपने क्या रेफरेंस वहां कर रखा है कि अगर एसएससी ने किसी कैपिटल असेट का इंश्योरेंस करा रखा था और स्पेसिफाइड इवेंट की वजह से अगर वो असेट डैमेज और डिस्ट्रॉय हो जाती है, वहां स्पेसिफाइड इवेंट्स में नेचुरल कैलेमिटीज, याद है फ्लड, टाइफून, साइक्लोन, हरिकेन, अर्थक्वेक वगैरह, एक्सीडेंटल फायर एक्सप्लोजन के अलावा रियट और सिविल डिस्टर्बेंस भी थे। और अगर एसएससी को इंश्योरेंस कंपनी से कोई इंश्योरेंस क्लेम रिसीव होता है चाहे मनी या असेट के फॉर्म में भी, तो जो भी रिसीव्ड असेट की एफएमबी और अगर मनी मिला है तो वो मनी ट्रांसफर्ड असेट का सेल्स कंसीडरेशन माना जाएगा, मतलब डैमेज्ड असेट का फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन ट्रीट किया जाएगा। आप याद कीजिए सेक्शन 45 1A में स्पेसिफिकली ये गिवन है कि सेक्शन 48 में कैपिटल गेन की कंप्यूटेशन के पर्पस के लिए जो भी मनी रिसीव्ड और रिसीव्ड असेट की एफएमबी है ये उस असेट के ट्रांसफर से मिला हुआ फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन माना जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि नो डाउट डैमेज और डिस्ट्रक्शन एक्चुअल ट्रांसफर नहीं है,
ये सेक्शन 2 क्लॉज 47 में ट्रांसफर की डेफिनेशन में कवर्ड नहीं है। जो सेक्शन, जो डैमेज और डिस्ट्रक्शन है, ये एक्चुअल ट्रांसफर नहीं है, लेकिन ये 45(1)A में कैपिटल गेन की कंप्यूटेशन के लिए डीम्ड ट्रांसफर ट्रीट किए जाते हैं। ओके, तो यहां पर बस वही बात आपको यूज में लेनी है कि सर्टेनली ये जो डैमेज और डिस्ट्रक्शन का केस है, ये एक्चुअल ट्रांसफर का केस नहीं है, लेकिन ये कैपिटल गेन के पर्पस के लिए डीम्ड ट्रांसफर ट्रीट किए जाते हैं। इनके ट्रांसफर से, इनके जाने से राइज होने वाला जो गेन है वो कैपिटल गेन हेड में चार्जेबल बन पाता है। आप पूछ रहे हैं कि जो अमाउंट रिसीव हुआ है इंश्योरेंस कंपनी से वो कैसे ट्रीट करेंगे, वो डीम्ड सेल्स कंसीडरेशन कहलाएगा। वो कैपिटल गेन की कंप्यूटेशन के लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन की तरह काउंट किया जाएगा, कंसीडरेशन में लिया जाएगा। क्या ब्लॉक ऑफ असेट्स की डब्ल्यूडीपी पर कोई इंपैक्ट आएगा? ऑफ कोर्स यस। जो 5 लाख रुपीस की मॉनेटरी रिसीट यहां पर इन्हें हो रही है, पेमेंट हो रहा है, मतलब मनी मिल रहा है, 5 लाख रुपीस अगर इन्हें पे हुआ है तो जो प्लांट मशीनरी का ब्लॉक है उसमें से 5 लाख रुपीस, मतलब जाने वाली मशीन के लिए आने वाला अमाउंट रिड्यूस किया जाएगा। अगर ब्लॉक की डब्ल्यूडीबी 5 लाख से ज्यादा है तो फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं, फिर तो उस केस में हम 5 लाख रुपीस डिडक्ट करके छोड़ देंगे। लेकिन अगर ब्लॉक की डब्ल्यूडीबी 5 लाख से कम निकली तो फिर जितनी है उतने तक तो डब्ल्यूडीबी से हम अमाउंट माइनस करके डब्ल्यूडीबी को निल बना देंगे, क्योंकि डब्ल्यूडीबी कांट बी नेगेटिव इन एनी केस। लेकिन जो डिफरेंस, मतलब जो सरप्लस है, जो एक्सेस है, वो एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कंप्यूट किया जाएगा। मतलब इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, चाहे पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना भी क्यों ना हो। लेकिन कॉन्सेप्चुअली कैपिटल गेन का जो नेचर है ना, वो उस ट्रांसफर्ड मशीन के पीरियड ऑफ होल्डिंग पर डिपेंड करेगा। अगर वो मशीन का पीरियड ऑफ होल्डिंग 36 मंथ से ज्यादा हो गया है तो ऐसी डेप्रिशिएबल असेट के डैमेज पर अराइज होने वाला जो गेन है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की तरह ट्रीट किया जाएगा। याद कीजिए, वीएस डेम्पो कंपनी लिमिटेड का केस भी आपको रिफ्रेश कराया था। वीएस डेम्पो कंपनी लिमिटेड का माय डियर फ्रेंड्स केस भी आपने वहां रिफ्रेश किया था। वहां हमने इस तरह की जो चीजें हैं वो डिस्कस की भी थी। तो अगर एसएससी ने कोई डेप्रिशिएबल असेट भी अगर ट्रांसफर की है तो पीरियड ऑफ होल्डिंग 24 मंथ से अगर उसका ज्यादा है, अगर वो बिल्डिंग लैंड वगैरह, अगर वो बिल्डिंग है तो, और हमारे इस क्वेश्चन में जो बात चल रही थी वो मशीनरी की चल रही थी, इसलिए यहां पर हमने 36 मंथ्स की बात की है। तो फ्रेंड्स मैं इस पर एक केस स्टडी अभी आपको और कराने वाला हूं, तो ये मिसकंसेप्शन मत बनाना। हाँ, इंटरमीडिएट लेवल पर जनरली हम ये थीम अडॉप्ट कर लेते हैं कि भाई डेप्रिशिएबल असेट के ट्रांसफर पर तो हमेशा कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म ही आता है। नहीं, डेप्रिशिएबल असेट के ट्रांसफर पर कैपिटल गेन एज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कंप्यूट किया जाता है। सेक्शन 50 केवल कंप्यूटेशन मैकेनिज्म के लिए है, तो वहां पर इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, चाहे पीरियड ऑफ होल्डिंग उस डेप्रिशिएबल असेट का कितना भी रहा हो। लेकिन जब बात आती है नेचर डिटरमाइन करने की, तो कैपिटल असेट के पीरियड ऑफ होल्डिंग से नेचर ऑफ कैपिटल गेन फाइनली डिटरमाइन होता है। ये वीएस डेम्पो कंपनी लिमिटेड के केस में सुप्रीम कोर्ट ने हमें कहा भी। इसका यूज अभी आपको एक केस स्टडी में और करने को भी मिलने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा आइए जरा अब मैं एक और अच्छा क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं। देखिए, जो हमने कन्वर्जन वगैरह से रिलेटेड चीजें रिफ्रेश की थी ना, अब देखिए जरा मई 2013 का क्वेश्चन। Tani purchased a land at a cost of rupees 10 lakhs in financial year 23 and held the same as her capital asset till 31st March 2010. Tani started her real estate business on 1st April 2010 and converted the said land into stock in trade of her business on the said date when the fair market value of land was 150 lakhs. तो आपको पता है कैपिटल असेट का स्टॉक इन ट्रेड में जो कन्वर्जन है वो ट्रांसफर कहलाता है, राइट। तो मतलब क्या, जो तानी के पास में लैंड थी वो अगर उन्होंने स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर ली तो ये कन्वर्जन ट्रांसफर कहलाएगा। तो मतलब मुझे 1 अप्रैल 2010 दैट इज प्रीवियस ईयर 10-11 दैट इज ईयर ऑफ कन्वर्जन, दैट इज ईयर ऑफ ट्रांसफर के लिए तानी के लिए कैपिटल गेन कंप्यूट करना पड़ जाएगा। और सिंस ये प्लॉट इन्होंने 2-3 में खरीदा था, पीरियड ऑफ होल्डिंग 24 मंथ से कहीं ज्यादा हो चुका है, इसलिए इंडेक्सेशन भी करना पड़ेगा। तो
तो इसके लिए हम याद करो 45 कन्वर्जन पर कैपिटल गेन के लिए कन्वर्जन की डेट की जो एफएमबी होती है उसे सेल्स कंसीडरेशन लेने की बात करता है। तो कैप गेन की कंप्यूटेशन में हम एफएमबी एज ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन जो हमें गिवन है कितनी 150 लाख की वो रखेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे क्या इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ लैंड को। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वो कैसे निकलेगी, बहुत आसान है, कॉस्ट रखो 10 लाख ईयर ऑफ ट्रांसफर मतलब जो ईयर ऑफ कन्वर्जन है वही ईयर ऑफ ट्रांसफर है, ईयर ऑफ ट्रांसफर मतलब ईयर ऑफ कन्वर्जन के सीआईआई से मल्टीप्लाई करो और जिस ईयर में उन्होंने एक्विजिशन किया था उस ईयर के सीआईआई से डिवाइड कर दो। तो इससे फ्रेंड्स आपको जो इंडेक्स्ड कॉस्ट है वो यहां पर पता लग जाएगी, राइट ना फ्रेंड्स। तो मैं यहां इंडेक्स्ड कॉस्ट अगर आपके लिए निकालूं तो वो जो रिजल्ट है वो 15.90 लाख यहां पर आ रहा है। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि एक मिनट यस, तो यहां पर हम फाइनली कह सकते हैं कि 134.1 है ना, तो ये हम कह सकते हैं कि ये एलटीसीजी कन्वर्जन पर निकलकर आ गया। टैक्सेबल कब बनाएंगे, जब ये स्टॉक इन ट्रेड का आगे डिस्पोजल होगा। तो अब उन्होंने क्या किया जरा देखिएगा फ्रेंड्स। अच्छा एक काम करते हैं, यहां पर हमें जो फिगर दी जा रही हैं तो एग्जैक्ट जो रिजल्ट है वो आ जाए सामने, इसके लिए काम करते हैं हम यहां जो एग्जैक्ट रिजल्ट है चलो वही प्रेजेंट कर देते हैं। जैसे 150 लाख यहां पर एफएमबी हो गई और माय डियर फ्रेंड्स आपने अभी जो रिजल्ट निकाला था 167 को मल्टीप्लाई किया 105 को डिवाइड किया तो 15,90,476 ये एक्चुअली इंडेक्स्ड कॉस्ट आ गई। मैंने इसको 150 लाख से माइनस किया तो 134,09,524 ठीक है, 134,09,524 ये एलटीसीजी यहां पर निकलकर आ गया। क्या टैक्स कब करेंगे, जब ये इस स्टॉक इन ट्रेड का आगे डिस्पोजल करेंगे। अब देखो तानी ने क्या किया, शी कंस्ट्रक्टेड 20 फ्लैट ऑफ इक्वल साइज क्वालिटी एंड डायमेंशन, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ईच फ्लैट इज ₹8 लाख, कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड इन December 22, she sold 15 flats of at ₹20 lakhs per flat between Jan 23 and March 23. Remaining 5 flats were held in stock as on 31st March 2023. अब रुकिए, इन्होंने दिसंबर 22 में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करके जनवरी 23 से मार्च 23 में जो 15 फ्लैट्स हैं वो अगर बेच दिए हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जिस प्लॉट पर उन्होंने 20 फ्लैट्स बनाए थे उसमें से 15 फ्लैट्स मतलब 3/4 स्टॉक इन्होंने बेच दिया। तो मतलब इस एलटीसीजी का जो 3/4 आएगा, जो इस एलटीसीजी का माय डियर फ्रेंड्स 3/4 निकल कर आएगा वो हम कहेंगे टैक्सेबल प्रीवियस ईयर 22-23 में बन जाएगा। ये तो लैंड का कैपिटल गेन पक्का हो गया जो प्रीवियस ईयर 22-23 में टैक्सेबल बनेगा। अब फ्लैट बेचे हैं तो अब हम क्या कहेंगे कि जो भी यहां हमने एफएमबी ली थी उस लैंड की, लैंड पर कैपिटल गेन निकालने के लिए इसका जो 3/4 है वो हम कहेंगे उन फ्लैट के लिए स्पेस की प्लॉट की कॉस्ट बन जाएगी और जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो मिलाकर फ्लैट की जो टोटल कॉस्ट है वो निकल कर आ जाएगी। उन 15 फ्लैट्स से 20 लाख के हिसाब से जो सेल्स कंसीडरेशन मिला वो हम लेकर उन फ्लैट्स पर जो कैपिटल गेन है उन फ्लैट्स पर जो पीजीबीपी है, क्योंकि फ्लैट्स तो उनका स्टॉक है ना, रियल एस्टेट बिजनेस में वो आ गई हैं, राइट फ्रेंड्स, तो उस पर जो पीजीबीपी है वो हमें पता लगेगा। आइए देखिए जरा, यहां पर सबसे पहले लैंड पर जो कैपिटल गेन हमने निकाल कर रखा था एक्चुअली अब जो लैंड का 1/3 जो 3/4 जो पोर्शन है वो प्रीवियस ईयर 22-23 में 15 फ्लैट्स के सेल से प्लॉट का उतना एरिया गया हुआ कहलाएगा, है ना। तो ये एलटीसीजी के तौर पर कंसीडरेबल फिगर है। और इधर पहले हमने जो डिस्कस किया था 15 फ्लैट्स की सेल्स कंसीडरेशन इतनी, कॉस्ट ऑफ फ्लैट जो भी है वो प्लॉट का एफएमबी का पोर्शन इतना 3/4 वाला और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इतनी, ये पीजीबीपी हम कहेंगे उन 15 फ्लैट्स के ट्रांसफर पर कहलाएगी। देखो ये तो आपको पता है ना कि जो आप कन्वर्ट होने वाली असेट की एफएमबी कन्वर्ट होने वाली कैपिटल असेट के कैपिटल गेन कंप्यूटेशन में कंसीडर कर लेते हैं तो आगे आप बिजनेस इनकम के लिए उसे एज कॉस्ट कंसीडर करते हैं,
राइट ना। सिंस यहां पर 3/4 पार्ट ऑफ स्टॉक बिका है तो 3/4 पार्ट ऑफ एफएमबी को हम उस 3/4 पार्ट बिके हुए स्टॉक की कॉस्ट के तौर पर कंसीडर करेंगे, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट मिला के टोटल कॉस्ट ऑफ फ्लैट तक पहुंच पाएंगे और फिर बिजनेस इनकम निकाल पाएंगे। अब आगे की इंफॉर्मेशन देखिए, शी इन्वेस्टेड ₹50 lakhs in bonds of Rural Electrification Corporation Limited on 31st March 2023. Compute the amount of capital gain in business income in the hands of Tanya rising from the above transaction for AY 23-24 indicating clearing the reasons for treatment etc. अब मेनली यहां पर एक बात जो हमें कंसीडर करनी है वो ये है, अरे आप अगर कैपिटल गेन को ट्रांसफर की डेट से, अगर आप कैपिटल गेन को ट्रांसफर की डेट से 6 मंथ्स में अगर नाई या रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपको जो एग्जामिशन है वो 54 इसी में मिल पाती है। इन्होंने इस डेट पर कन्वर्जन किया तो ये डेट ऑफ ट्रांसफर है तो उससे 6 मंथ तो पता नहीं कब के निकल गए। तो बोर्ड का सर्कुलर याद करो ना कि आउटफ्लो तो सेकंड स्टेज है, पहले इनफ्लो होना चाहिए। हाँ, कन्वर्जन में कोई थर्ड पार्टी तो इन्वॉल्व होती नहीं, कोई एक्चुअल मॉनेटरी इनफ्लो तो होता नहीं, तो आउटफ्लो कहां से हो जाएगा। तो याद करो बोर्ड का सर्कुलर, बोर्ड ने क्या कह रखा है कि कन्वर्जन के केस में जो इन्वेस्टमेंट के लिए पीरियडिसिटी है वो कहां से स्टार्ट होगी, तो जब कन्वर्ट हुई कैपिटल असेट का जो स्टॉक इन ट्रेड है वो जब बेचा जाएगा तब से जो इन्वेस्टमेंट के लिए पीरियड है वो स्टार्ट कहलाएगा। अब इन्होंने जैन 23 से मार्च 23 में इन्होंने जो स्टॉक है वो बेचा है ना। तो हां, ये इस पीरियड से जो 6 मंथ्स है वो इन्हें यहां पर मिलेगा और उन्होंने तो मार्च 23 में ही इन्वेस्टमेंट कर दिया है, इसलिए पक्का ये 54 ईसी में उसकी एग्जेम्पशन ले सकेंगी। तो वो बोर्ड के सर्कुलर का जिसका मैंने जिक्र आपके साथ अभी किया ना वो आपको नोट्स में यहां पर ये गिवन है कि 6 मंथ्स सेल से लिए जाएंगे ना कि कन्वर्जन से। तो उस एग्जामिशन के बाद में तानी के लिए फाइनली जो कैपिटल गेन है वो टैक्स के लिए चार्जेबल जो बनेगा वो ये कहलाएगा बिजनेस इनकम आप निकाल ही चुके हैं। बारी है अगले क्वेश्चन का रुख करने की। आइए जरा एक इजी सा क्वेश्चन, कंपलसरी क्वेश्चंस रिलेटेड दिसंबर 21 में जो आपको दिया गया था मैं उसमें आपको लेकर बढ़ रहा हूं। देखिए फ्रेंड्स, द गवर्नमेंट कंपल्सरली एक्वायर्ड लैंड ऑफ मिस्टर शिवम इन अप्रैल 21 एंड पेड कंपनसेशन ऑफ ₹20 lakhs इन जून 22। पहले तो आपको ये पता है कि भाई कंपल्सरी इक्विशन ट्रांसफर में आता है तो हम कह सकते हैं जो ट्रांसफर हुआ है वो 21-22 में हो गया है। तो अगर हमें इंडेक्सेशन करना पड़ेगा तो 21-22 का जो CII है वो न्यूमरेटर की तरह ट्रीट किया जाएगा, भले ही कंपल्सरी एक्विजिशन पर जो कैपिटल गेन भले कंपल्सरी एक्विजिशन पर कैपिटल गेन की जो टैक्सेबिलिटी है वो कॉम्पनसेशन के रिसिप्ट पर डिपेंड करती है, लेकिन इंडेक्सेशन के लिए आप क्या करते हो, ईयर ऑफ ट्रांसफर का CII मल्टीप्लाई करते हो। तो कंपल्सरी एक्विजिशन जब हो गया, हाँ वो ईयर ऑफ ट्रांसफर कहलाएगा, CII तो इंडेक्सेशन के लिए उसी का यूज किया जाएगा। अब आगे देखिए, द लैंड वाज एक्वायर्ड बाय मिस्टर शिवम इन जून 2003 for ₹12 lakhs. He had filed for additional compensation through code and was awarded ₹18 lakhs in Feb 23, but this amount was received only during May 23. Compute the taxable cap gain from the above transaction indicating the relevant assessment years. Expenses in connection with compulsory acquisition were 30,000 and for obtaining enhanced compensation was ₹1 lakh. CII आपको corresponding years के ये सब given है। तो अब देखिए जरा, सबसे पहले अगर हम ओरिजिनल कॉम्पनसेशन से अराइज होने वाले कैपिटल गेन की बात करें तो आप क्या करने वाले हो, आप यहां पर जो भी इन्होंने कॉस्ट इनकर की थी कितनी 12 lakhs की, तो 12 lakhs में ईयर ऑफ ट्रांसफर का जो CII आपको गिवन है उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे, ईयर ऑफ एक्विजिशन का जो CII है उस ईयर ऑफ एक्विजिशन के CII से आप डिवाइड करेंगे। तो इससे आपको जो इंडेक्स कॉस्ट है वो पता लगेगी, वो आप इस फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन से माइनस करके जो जून 2022 मतलब 22-23 में एसएससी के लिए टैक्सेबल बनाएंगे। ओके, तो पहले प्रीवियस ईयर 22-23 इन टर्म्स ऑफ असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए यहां
20 लाख रुपीस का जो कंसिडरेशन मिला, ये तो इंप्लाइड है कि जो भी आप एक्सपेंस करते हैं कंपल्सरी इक्वेशन के कनेक्शन में, चकीरी अशोक कुमार का हैदराबाद ट्रिब्यूनल का केस भी है कि वो एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर आपको डिडक्टेबल कहलाएंगे। सर्टेनली आप यहां पर इस नेट सेल्स कंसिडरेशन में से अपने इस इंडेक्स्ड कॉस्ट के अमाउंट को माइनस करके जो रिजल्ट आएगा ये तो नेगेटिव आ गया, तो ये तो हम कहेंगे कंपल्सरी इक्वेशन से इन एक लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस अराइज हो गया है, जिसे ये 8 ईयर्स तक आगे कैरी फॉरवर्ड करके ले जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन बेनिफिट मिलेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही। आइए जरा अब आगे, यहां इस क्वेश्चन में जो इन्हें एनहांस एडिशनल कंपनसेशन है वो अवार्ड भले यहां हो गया, लेकिन हम तो मेनली रिसीव्ड को बेस बनाते हैं ना। रिसीव इन अगर 23 में अगर हुआ है तो मतलब प्रीवियस ईयर 23-24 इन टर्म्स ऑफ असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए हम इस रिसीव्ड अमाउंट को सब्जेक्ट टू एक्सपेंसेस, यस, उस एडिशनल कंपनसेशन को रिसीव करने में जो भी अमाउंट आपने स्पेंड किया, सिंस इनकम टैक्स तो इनकम पर नहीं नेट इनकम पर लगता है, और हैदराबाद ट्रिब्यूनल ने भी कह रखा है कि जो भी आपने एडिशनल कंपनसेशन के लिए एक्सपेंस किया वो डिडक्टेबल कहलाएगा। तो हम क्या करने वाले हैं, जो 18 लाख है उसमें से 1 लाख का जो एक्सपेंस है वो माइनस करेंगे, कोई कॉस्ट तो बची नहीं, तो इसी से हमें एलटीसीजी पता लग जाएगा। हमारा जो ब्रॉट फॉरवर्ड एलटीसीएल है उसको हम एडजस्ट कर पाएंगे। आइए देखिए जरा, यहां पर ये एडिशनल कंपनसेशन से आपका एलटीसीजी आया, ये ब्रॉट फॉरवर्ड एलटीसीएल है। फाइनली एसएससी के लिए हम कह सकते हैं कि असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इतना नेट टैक्सेबल कहलाएगा। आइए जरा अब मैं आपको टैक्स कंप्यूटेशन से रिलेटेड जो एक क्वेश्चन है वो आपको आपके सामने रखना स्टार्ट करता हूं, मई 2005 का। काइंडली देखिएगा, Mr. X bought 10,000 equity shares of TT Limited listed in stock exchange in India and abroad, a constituent of BSE 500 on 15th March 2003 at the rate 2250 per share. He sold the shares at 5,000 per share on 31st December 22. Okay, the brokerage and STT deducted were at 0.5 and 0.075% respectively. Examine the tax liability of Mr. X for the AY 23-24. तो अभी आप ये वाला जो पार्ट है केवल इसी को हम डील करते हैं। भाई लिस्टेड कंपनी के शेयर्स हैं, आरएससी से डील हुए हैं, एसटीटी गया है, तो मतलब 112 का एब्सोल्युटली फिट केस हमें नजर आ रहा है, और 112 में इंडेक्सन नहीं मिलता है ना। तो फ्रेंड्स पहला जो केस है, सिंस आरएससी के थ्रू ट्रांसफर हुए हैं तो एसटीटी गया है, तो एलटीसीजी का ये फिट केस यहां पर नजर आ रहा है, जहां इंडेक्सन मिलता नहीं। तो जो 10,000 शेयर्स है, 5,000 पर शेयर जो बिका, उसमें से ब्रोकरेज आप माइनस कीजिए, ये नेट कंसीडरेशन जो आया इसमें से जो एक्चुअल कॉस्ट है उसका बेनिफिट आप ले लीजिए, और फिर जो रिजल्ट आएगा वो यहां पर एलटीसीजी माय डियर फ्रेंड्स कहलाएगा। ठीक है, विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ इंस्टेड ऑफ सेलिंग द शेयर्स इन द मार्केट मिस्टर एक्स प्राइवेटली ट्रांसफर्ड द शेयर्स टू हिज सन एट द सेम प्राइस? बिल्कुल आएगा। अरे अगर आरएससी से डील नहीं किया, उन्होंने तो प्राइवेटली ट्रांसफर किया है, तो फिर तो 112 में नहीं लगेगा, वो तो 112 का नॉर्मल केस कहलाएगा। सेल्स कंसीडरेशन हम यहां लेंगे, क्या ब्रोकरेज जाएगी जब ब्रोकर बीच में है ही नहीं? जब फादर ने सन को प्राइवेटली ट्रांसफर कर दिया, जब यहां पर ब्रोकर पिक्चर में है ही नहीं, तो ब्रोकरेज कहां से पिक्चर में आ जाएगी, है ना। अच्छा, फिर हम इसमें से अब इंडेक्सन का बेनिफिट इनको देंगे, तो जो भी कॉस्ट है उसमें से ईयर ऑफ ट्रांसफर, ईयर ऑफ एक्विजिशन के सीआईआई यूज करके इंडेक्स कॉस्ट निकालेंगे, और ये एलटीसीएल यहां पर निकल कर आ गया। राइट माय डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं 112 वाला जो केस था उसमें डेट ऑफ एक्विजिशन 1 फरवरी 2018 से पहले का है, तो 31 जनवरी 2018 की जो एफएमबी है वो एस कॉस्ट ली जा सकती थी, वो गिवन ही नहीं है क्वेश्चन में, इसलिए हमने मान लिया कि जो यहां पर हमें कॉस्ट दी गई है ना, यही एफएमबी एग्जिस्ट कर रही है। राइट, वही आपको नोट में ये गिवन है। आइए अब मैं उस केस स्टडी में आपको लेकर चलता हूं जो बार बार आपको दी जाती रही है, और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग उसके लिए होना जरूरी है, जो मैं रिवीजन सेशन में आपको डेवलप करा चुका हूं। Mr. RSRZ and Company Limited sold one of its factory building for rupees 14 lakhs on 19th April 22. The building was acquired on 1st April 2009 and the assessee was using it for manufacturing activity, and accordingly depreciation was also being
claimed. After sale of the building, the assessee reinvested the amount of capital gains in long-term specified assets under Section 54 EC and claimed exemption thereunder. The AO rejected the claim for exemption by the assessee and regarded that since the asset sold was depreciable asset, provision of Section 50 will be applicable, and accordingly the assessee is not entitled to exemption under Section 54 EC. Discuss the validity of AO's claim. हम क्या कहेंगे कि एओ जिस सेक्शन 50 के कॉन्फिडेंस में है, ये केवल और केवल कंप्यूटेशन पर्पस के लिए है। ये जो सेक्शन 50 है ये फॉर कंप्यूटेशन ओनली, ये केवल कंप्यूटेशन पर्पस के लिए ये कहता है क्या माय डियर फ्रेंड्स के जो डेप्रिशिएबल असेट के ट्रांसफर से अराइज होने वाला गेन है वो एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कंप्यूट किया जाएगा। उसकी इंटरप्रिटेशन क्या बनती है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ पीरियड ऑफ होल्डिंग वाई इंडेक्सेशन नहीं दिया जाएगा। तो बस सेक्शन 50 का तो जो डीमिंग फिक्शन है वो इतना है, ओनली फॉर कंप्यूटेशन। अब बारी है 54 ईसी की एग्जेम्पशन की। तो 54 ईसी तो क्या बोलता है, एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट, वो तो शॉर्ट टर्म और वो तो डेप्रिशिएबल असेट और नॉन डेप्रिशिएबल असेट में कोई डिस्क्रिमिनेशन करता ही नहीं। सेक्शन 54 इसी कहता है एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट, और लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट का डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 29A में माय डियर फ्रेंड्स गिवन है। और वो 229A क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि अगर किसी डेप्रिशिएबल असेट का पीरियड ऑफ होल्डिंग अगर 24 मंथ से ज्यादा हो गया है तो वो अगर किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का, अगर किसी लैंड या बिल्डिंग का अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग 24 मंथ से ज्यादा हो गया है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट कहलाएगी। उसे डेप्रिशिएबल नॉन डेप्रिशिएबल से कोई मतलब नहीं है। तो जो माय डियर फ्रेंड्स कैपिटल असेट के जो टाइप्स है आपको पता होना चाहिए। सेक्शन 2 क्लॉज 42A में बोला गया है क्या कि अगर लैंड या बिल्डिंग का पीरियड ऑफ होल्डिंग 24 मंथ से ज्यादा नहीं है तो वो शॉर्ट टर्म कहलाएंगी, अदरवाइज केस में वो लॉन्ग टर्म कहलाएंगी। सेक्शन 2 क्लॉज 29A में ये लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट की डेफिनेशन में गिवन है। तो वीएस डेम्पो कंपनी लिमिटेड के केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बात कही क्या कि सेक्शन 50 केवल कंप्यूटेशन पर्पस के लिए था, आप उसे नेचर तक एक्सटेंड नहीं कर सकते। और सेक्शन 54 ईसी में डेप्रिशिएबल असेट और नॉन डेप्रिशिएबल असेट के लिए कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट केवल होना जरूरी है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट की डेफिनेशन के हिसाब से इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग 24 मंथ से ज्यादा होगा तो वो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म कहलाएंगी। एसएससी का क्लेम सस्टेनेबल कहलाएगा। एओ का जो क्लेम है वो यहां पर हम कहेंगे इनकरेक्ट और नॉन टेनेबल इन लॉ या नॉट वैलिड इन लॉ यहां ट्रीट किया जाएगा। जो मैंने चीजें आपके सामने रखी हैं वही सब आपको यहां पर माय डियर फ्रेंड्स गिवन है। आप देखिए तो सेक्शन 50 केवल कंप्यूटेशन पर्पस के लिए, 54 ईसी में कोई डेप्रिशिएबल नॉन डेप्रिशिएबल का डिस्टिंक्शन नहीं है। सर्टेनली यहां पर जो कैपिटल गेन आपने इन्वेस्ट किया है उसके रिस्पेक्ट में जो एग्जामिशन है वो अवेलेबल होगी। 54 ईसी की एग्जामिशन डिनाई नहीं हो सकती, ठीक है फ्रेंड्स। और एओ ने डिनाई की इसलिए एओ का जो एक्ट है वो वैलिड यहां नहीं कहलाएगा। आइए एक हल्के फुल्के से क्वेश्चन में ले चलता हूं आपको नवंबर 2016 का। फ्रेंड्स देखिए, मिस्टर अंकित सोल्ड अ प्लॉट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 22-23। देखिए जिन्होंने रिवीजन सेशन देख रखा है वो तो इस डिस्कशन पर मैं और कंफर्ट फील कर रहे होंगे जहां मैंने पूरा केस आपको ये रिफ्रेश कराया था। राइट, वही चीजें मैंने आपको हरीड मैनर में अभी कही थी। आइए जरा आप नवंबर 16 का जो क्वेश्चन है वो देखिए। मिस्टर अंकित सोल्ड अ प्लॉट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 22-23 एंड इन्वेस्टेड द सेल प्रोसीड्स इन परचेज ऑफ न्यू हाउस इन द नेम ऑफ हिज वाइफ बाय द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर दैट इज 31st March 2022। ही क्लेम्ड अंडर सेक्शन 54 एक मिनट इन द नेम ऑफ हिज, उन्होंने 22-23 में अगर प्लॉट बेचा, सेल प्रोसीड्स आया बाय द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर दैट इज 31st March 2023 होगा ना, 23 कीजिए काइंडली से, क्योंकि 22-23 के एंड तक 31st March 2023 तक उन्होंने वो जो भी उनके पास में कंसीडरेशन आया था उसे उन्होंने नए हाउस में लगाया, लेकिन उसकी रजिस्ट्री बस वाइफ के नाम में करा दी। ओके, अब आगे देखिए।
in respect of new house purchased by him in the name of his wife. The assessing officer, while making assessment for the AY 23-24, denied such a deduction, मतलब exemption, on the ground that in order to avail benefit under section 54F, it is necessary to invest the sale proceeds in the name of the assessee. Comment on the validity of action taken by AO. My dear friends, कमल वाहल के केस में दिल्ली हाई कोर्ट के सामने ये इशू जब गया तो दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा? सेक्शन 54F की एग्जेम्पशन के लिए क्या जरूरी है कि जो भी नेट कंसीडरेशन है वो एक नए रेजिडेंशियल हाउस में इन्वेस्ट हो जाना चाहिए। क्या यहां पर अंकित ने किसी स्ट्रेंजर के नाम में वो हाउस खरीदा है क्या? वो तो कभी नहीं खरीदेंगे, और वाइफ उनसे क्लोजली कनेक्टेड पर्सन ही तो है। तो अब अगर उन्होंने 2% स्टाम्प ड्यूटी प्रैक्टिकली उनकी बच जाए, इसके लिए वाइफ के नेम में रजिस्ट्री करा दी, तो इसमें उन्होंने क्या गुनाह किया? और यहां पर रूल ऑफ पर्पसिव कंस्ट्रक्शन यूज किया जाना चाहिए। पर्पस एग्जेम्पशन देने का क्या है? जो पर्पस है एग्जेम्पशन देने का वो 54F में क्या है कि जो कंसीडरेशन आए वो नए हाउस में लग जाए, तो वो तो अंकित ने लगा दिया। अब उसकी रजिस्ट्री अपने नाम में नहीं कराई, वाइफ के नाम में करा दी, तो इसमें क्या गुनाह हो गया? कोई दिक्कत नहीं है। एओ यहां पर एग्जामिशन डिनाई नहीं कर सकता। अगर वो कर रहा है तो ये एओ का जो एक्शन है वो इनवैलिड कहलाएगा। और आइए जरा एक अच्छी प्रॉब्लम मैं आपके साथ में अब डिस्कस करता हूं, नवंबर 17 में जो आपको दी गई थी। देखिए क्या इस क्वेश्चन में आपको गिवन है, मिस्टर ऋषभ, एन इंडिविजुअल एज्ड 56 ईयर्स रेजिडेंट इन इंडिया फर्निशेस द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम अर्नड इन इंडिया फॉर द PY 22-23। क्या पर्टिकुलर्स दिए? रिक्वायर क्या किया गया है? कंप्यूट टोटल इनकम ऑफ मिस्टर ऋषभ फॉर द AY 23-24। ओके, चलिए, ही हैज परचेज्ड his first residential house during his lifetime for rupees 60 lakhs including stamp duty and registration fee of rupees 180, जो कैपिटलाइज बिल्कुल की जा सकती है। The registration and possession of the house was completed during April 22। कोई फर्क नहीं पड़ता my dear friends, यहां इन्होंने अपना रेजिडेंशियल हाउस परचेज किया, रजिस्ट्री भी कंप्लीट हो गई अप्रैल 22 में, अच्छी बात है। Then loan was taken from his friend in the month of April 22 for purchase of residential house. Interest and repayment of rupees 25,000 1 lakh respectively were made on the said loan during the year 22-23। रुकिए जरा, जो इन्होंने लोन लिया अपने फ्रेंड से, प्राइवेट पार्टी लोन हो गया। इस लोन को जिसे उन्होंने हाउस परचेज करने के लिए लिया, उस पर जो इंटरेस्ट 25,000 दिया, इसकी सेक्शन 24 क्लॉज बी में जब ये हाउस प्रॉपर्टी एडमिट डिडक्शन मांगेगी तो मिलेगी क्या? ऑफ कोर्स यस, क्योंकि वहां पर लोन कोई भी हो चलेगा। लेकिन जो आपने प्रिंसिपल रीपे किया है, जो इन्होंने 1 लाख का प्रिंसिपल रीपे किया है, क्या इस हाउसिंग लोन के प्रिंसिपल के रीपेमेंट पर 80C मिल पाएगा? देन आंसर इज नो, क्योंकि 80C के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो हाउसिंग लोन है वो इन्होंने गवर्नमेंट से या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से या किसी तरह बैंक से, मतलब जो स्पेसिफाइड बॉडी है कि अगर एम्प्लॉयर से लिया तो पब्लिक सेक्टर कंपनी या पब्लिक कंपनी एम्प्लॉयर से आपने लिया हो, वहां पर प्राइवेट पार्टी लोन नहीं है, इसीलिए इस लोन के रीपेमेंट की डिडक्शन नहीं मिलेगी। इन हाउस प्रॉपर्टी हेड में इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन की डिडक्शन मिल जाएगी। नाउ रेंट रिसीव्ड ऑन रेजिडेंशियल हाउस मेंशन्ड अबव ड्यूरिंग द ईयर 3 लाख, तो 30% का रिपेयर रेंट कलेक्शन चार्जेस का डिडक्शन देंगे। इससे हाउस प्रॉपर्टी हेड में इनकम निकालने के टाइम पर 25,000 के इंटरेस्ट की डिडक्शन अलाउ कर देंगे। ओके, देन सेल ऑफ अनलिस्टेड शेयर्स ऑन 17 जनवरी 23 rupees 3,20,000। The same were purchased on 9th January 2017 for rupees 3 lakhs। तो भैया अनलिस्टेड शेयर्स हैं, पीरियड ऑफ होल्डिंग 24 मंथ से ज्यादा हो गया, तो मतलब क्या, मुझे यहां पर सेल्स कंसीडरेशन में से इंडेक्स्ड कॉस्ट को माइनस करना पड़ेगा। तो 3 लाख जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, इसमें मैं जो 22-23 का CII 331 है वो मल्टीप्लाई करूंगा, और ईयर ऑफ एक्विजिशन 16-17 का जो CII है वो डिवाइड करूंगा। तो इससे मुझे पता लगेगा कि हाँ ये इंडेक्स्ड कॉस्ट आ रही है, और वो आप देखोगे तो 320 से ज्यादा निकल कर आएगी, इसलिए LTCL यहां पर होपफुली आएगा। ठीक है, अच्छा, वो LTCC से ही कहीं एडजस्ट आगे हो पाएगा। ही सोल्ड अ प्लॉट ऑफ लैंड फॉर रुपीज 75 lakhs एट मार्केट वैल्यू ऑन 5th June 2022। दिस प्लॉट ऑफ लैंड वाज परचेज्ड ऑन 20th May 2015 फॉर रुपीज 50 lakhs फ्रॉम हिज फ्रेंड। द मार्केट वैल्यू ऑफ द प्लॉट वाज
55 lakhs एज पर द रजिस्टरिंग अथॉरिटी एट द टाइम ऑफ परचेज। तो पक्का परचेज के टाइम पर 55 lakhs की वर्थ का इन प्लॉट अगर 50 lakhs में मिला था तो वहां सेक्शन 56 लगा होगा। 56 के हिसाब से इनके लिए जो 5 lakhs की सेविंग है वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल बनी होगी। अब ये मत मन में रखना कि सर जो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है वो यहां पर कंसीडरेशन के 110% के इक्वल है, ज्यादा तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो 110% वाला जो रूल है ना, ये तो फाइनेंस एक्ट 2018 से मतलब प्रीवियस ईयर 18-19 से आया है, और यहां पर आपको जो केस दिया जा रहा है वो प्रीवियस ईयर 15-16 का दिया जा रहा है, तब वो 110% वाला रूल नहीं होता था। इसीलिए इस केस में मैंने जस्ट एडिशनली नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से वो बात आपके साथ शेयर की कि वो 110% वाला जो रूल है वो तो प्रीवियस ईयर 18-19 से आया। इसीलिए पक्का उस प्रीवियस ईयर 15-16 असेसमेंट 16-17 में 5 लाख रुपीस अदर सोर्सेज में एसएससी के लिए टैक्स हो चुका होगा। तो आगे अब हम उस प्लॉट की सेल पर कैबिन की कंप्यूटेशन में इनको जब कॉस्ट अलाउ करने की बात आएगी तो कॉस्ट कितनी अलाउ करेंगे, जो पहले अदर सोर्सेज में इनकम की कंप्यूटेशन के लिए कंसीडर फिगर की जा चुकी होगी वो। और आप देखिए लॉन्ग टर्म का केस बन चुका है, इसीलिए हम इस कॉस्ट को पकड़ेंगे, ईयर ऑफ ट्रांसफर की सीआईए से मल्टीप्लाई करेंगे, ईयर ऑफ एक्विजिशन ऑफ सच प्लॉट के सीआईआई से डिवाइड करेंगे, तो हमें इस प्लॉट की सेल पर जो एलटीसीजी है वो पता लग जाएगा। अब आप नोट कर रहे हैं इन्होंने ट्रांसफर की डेट से 1 ईयर बिफोर एक रेजिडेंशियल हाउस परचेज किया था, है ना। हाँ, तो इन्होंने कंसीडरेशन का जो एक पार्ट है वो इन्होंने ट्रांसफर की डेट से 1 ईयर बिफोर एक नए रेजिडेंशियल हाउस में लगाया था। फर्स्ट रेजिडेंशियल हाउस है, मतलब उस टाइम पर कोई और रेजिडेंशियल हाउस नहीं रहा होगा इनके पास, अच्छी बात है। तो 54F जिंदाबाद। पूरे एलटीसीजी की एग्जाम्पशन तो ना सही, लेकिन जो एलटीसीजी निकल कर आएगा उसका इंटू 60 डिवाइड बाय 75 जो पोर्शन होगा वो 54F में एग्जाम्पशन के लिए क्वालिफाई यहां कर जाएगा। राइट फ्रेंड्स, तो आपने कनेक्ट करना है पॉइंट्स को, बस मेनली जो एप्लीकेशन ऑफ माइंड है वो आपको यहां दिखाना था एग्जाम हॉल में। ओके, अच्छा, जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना फ्रेंड्स, वही बिलीव में आपको यहां पर सॉल्यूशन में देखने को मिलने वाला है। तो अभी इन्होंने जो ये प्लॉट ट्रांसफर किया उसके सेल्स कंसीडरेशन में से जो इंडेक्स्ड कॉस्ट है वो हम यहां पर ये माइनस कर देंगे। ये एलटीसीजी जो इनका आया 54F में इंटू 60 डिवाइड बाय 75 इतना एग्जेम्प्टेड कहलाएगा। ये प्लॉट का इनका एलटीसीजी फाइनली फिर भी हमें टैक्सेशन के लिए तैयार नजर आ रहा है। ठीक है, देन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ, जिससे हम इन अनलिस्टेड शेयर्स के सेल से अराइज होने वाले एलटीसीएल को एडजस्ट भी कर पाएंगे। जैसे आप देख लीजिए वो अनलिस्टेड शेयर जो इन्होंने ट्रांसफर किए उससे एलटीसीएल इनका आया, तो वो इस एलटीसीजी से ये एडजस्ट कर पा रहे हैं। ओके, अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ गोल्ड ड्यूरिंग द ईयर 20,000। अच्छी बात है। ब्रॉट फॉरवर्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस for previous year 17-18 rupees 30,000 on shares traded on RSE on which STT was paid। तो अच्छी बात है, आपने 30,000 रुपीज का अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अगर ब्रॉट फॉरवर्ड किया है तो पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट करो, क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर नॉर्मल रेट लगता है ना, तो पहले आप उसको एडजस्ट करो। बाकी जो 10,000 का एसटीसीएल बचे, भाई एसटीसीएल तो आप कैपिटल गेन हेड में किसी भी गेन से एडजस्ट कर सकते हो। तो आपके पास जो एलटीसीजी पेंडिंग है, जो एलटीसीजी आपका थोड़ा बच रहा है, आप उस एलटीसीजी से अपने बचे हुए एसटीसीएल को और यहां पर एडजस्ट कर लेना। राइट, तो पहले तो हम यही कहेंगे इनको क्या, कि जो आपका करेंट ईयर में एसटीसीजी आया ब्रॉट फॉरवर्ड एसटीसीएल को उस हद तक तो उससे एडजस्ट कर लो। ठीक है, बाकी जो एसटीसीएल आपका बच गया वो आपका बाकी जो एलटीसीजी बच रहा है उससे आप एडजस्ट कर लेना। राइट फ्रेंड्स, यही इंफॉर्मेशन आपको यहां गिवन है। तो आप देखिए कुछ और अलग से करना ही नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी के लिए हमें जो करना था हम पहले ही डिस्कस करके आ चुके हैं। तो आप देखिए ऋषभ के लिए जो रेंटल इनकम है उसका 30% रिडक्शन, 25,000 का इंटरेस्ट ऑन लोन वो अलाउ हुआ। ये हाउस प्रॉपर्टी की नेट इनकम, कैपिटल गेन हेड में मेनली एडजस्टमेंट थे वो आपने करने थे, ये केवल नेट बचा। तो ये इनकी यहां पर जीटीआई को टीआई को वो कहलाएगी। राउंड ऑफ करके अगर हम कर दें तो यहां 1,85,400 ये इनकी राउंडेड ऑफ टोटल इनकम यहां पर कहलाएगी।
क्योंकि लास्ट फिगर 9 है तो नेक्स्ट 10 तक उसे राउंड ऑफ हम कर सकेंगे। एंड फाइनली एक छोटा सा क्वेश्चन में 2012 में जो आपको दिया गया था, आप देखिए क्या यहां गिवन है। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज इफ द अमाउंट डिपॉजिटेड इन कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम टू अवेल एग्जामिशन फ्रॉम कैपिटल गेन्स इज नॉट यूटिलाइज्ड विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। माय डियर फ्रेंड्स, याद करो, अगर आपने कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में कोई अमाउंट डिपॉजिट कर दिया तो आपको कमिटेड टाइम तक उसे राइट प्लेस पर यूटिलाइज करना है, जो भी रिस्पेक्टिव सेक्शन में गिवन होगा। अगर आपने यूटिलाइज नहीं किया तो वो पीरियड जिस भी फाइनेंशियल ईयर में एक्सपायर होने जा रहा है, आपका वो अर्लियर एग्जेम्प्टेड कैपिटल गेन बेस्ड ऑन सच डिपॉजिट, वो अब आपका पीरियड की एक्सपायरी वाले फाइनेंशियल ईयर की टैक्सेबल कैपिटल गेन की इनकम कहलाएगा। राइट ना फ्रेंड्स, तो वही चीज आपको यहां पर बस केवल प्रोवाइड करनी थी। ओके, लेकिन मैं यहां पर क्या कहूंगा, अगला जो पार्ट है उसके लिए कि इज देयर एनी डिफरेंस इन द टैक्स ट्रीटमेंट इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द असेसी बिफोर द स्टिपुलेटेड टाइम? ऑफ कोर्स यस, बोर्ड का सर्कुलर है वहां। क्या अगर असेसी की कमिटेड डेट से पहले ही अगर डेथ हो जाती है तो फिर उस केस में नीदर डिसीज्ड नॉर लीगल हेयर, किन्हीं के लिए भी वो कैपिटल गेन जो पहले एग्जेम्प्ट हो चुका है, डिसीज्ड जब अलाइव थे तब, वो अब नीदर डिसीज्ड नॉर उनके लीगल हेयर किन्हीं के लिए भी टैक्सेबल नहीं बनाया जाएगा। बोर्ड ने ये क्लैरिफाई किया। तो हम क्या कहेंगे, फिर उस केस में कोई टैक्सेबिलिटी यहां अराइज नहीं होगी। राइट ना फ्रेंड्स, वन यूटिलाइज्ड अमाउंट कोई बात नहीं, डेथ केस है, जेन्युइन केस है, उस केस में वो छोड़ दिया जाएगा। नीदर डिसीज नॉर लीगल हेयर, किन्हीं के लिए भी टैक्स के लिए चार्जेबल वो नहीं बनाया जाएगा। राइट फ्रेंड्स, तो इस प्रैक्टिस सेशन में हमने जो 16 क्वेश्चंस हैं उनकी हेल्प से कोशिश की कि कैपिटल गेन के जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके साथ में डिस्कस कर सकूं, और वो हमने यहां पर डिस्कस एंड कंप्लीट कर लिए हैं। तो मिलेंगे फ्रेंड्स हम आगे रिवीजन सेशंस की सीरीज में पहले, और रिवीजन सेशंस की सीरीज में मैं आपको असेसमेंट प्रोसीजर पहले रिफ्रेश करा दूंगा, ठीक है, उसके बाद में एपी का प्रैक्टिस सेशन, एंड देन हम अपडेटेड रिटर्न ऑफ इनकम, क्योंकि उसमें एपी के कुछ सेक्शन से कनेक्टेड जो चीजें हैं वो आपको देखने को मिल सकेंगी, तो इसलिए एपी को हम पहले रिफ्रेश कर लेंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अपकमिंग सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय टू यू एंड थैंक यू।